पेज नंबर 503। रजिस्टर्ड बंदा, मैंने आपको ये कहा था कि हमारा जो टैक्स लॉ है उसमें मैन्युफैक्चरर को, डीलर को, होलसेलर को, रिटेलर को, इन सबको चाहिए कि अपने आप को आके रजिस्टर करवाएं। तो हाइब्रिड में दूसरी क्लास में बातें करते हुए रजिस्टर्ड बंदा, हाइब्रिड में दूसरी क्लास में बातें हो रही हैं अभी तक दूसरी रो में। प्लीज़ जी दूसरी रो में किताबें खोल लें प्लीज़। भाई ये देखो हाइब्रिड में आवाज़ नहीं आ रही, दूसरी रो में किताबें नहीं खुल रही। अब तीनों को खड़े करना पड़ेगा, अब यही हाल है। अब रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? जिस बंदे ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है वो तो रजिस्टर्ड है। अ रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड, और वो बंदा भी रजिस्टर्ड है। पेज नंबर 503, हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, जिसने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। असल में जो लोग अपने आप को रजिस्टर ना करवाएं उनको इसलिए रजिस्टर कहा जा रहा है, दे आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। अब लायबल टू बी रजिस्टर्ड दो किस्म के लोग होते हैं, बल्कि सिंपल समझ लें, लायबल टू बी रजिस्टर्ड एक ही किस्म के लोग होते हैं, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराना था लेकिन रजिस्टर नहीं करा रहे। रिटेलर है, होलसेलर है, डीलर है, जिसने अपने आप को रजिस्टर करवाना था लेकिन रजिस्टर नहीं करवा रहा, ही विल बी कॉल्ड एज लायबल टू बी। तो रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड है, एंड हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड। अच्छा, जो बंदा लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, जो बंदा लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, उसको हमने क्यों रजिस्टर्ड कहा है? इस वजह से कि जब उससे टैक्स लेने आए तो वो कहे यार मैंने तो अपने आप को रजिस्टर ही नहीं कराया हुआ, उसे कहेंगे हम आपको इस वजह से छूट नहीं मिलेगी कि आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया हुआ। आपने जो जो चीज़ 100 रुपये की बेची है आपको 118 की बेचनी चाहिए थी, आपने गड़बड़ की है, अब आप 18 अपनी जेब से जमा कराओ अगर आपने कस्टमर को 118 की चीज़ नहीं बेची। ज़ाहिर बात है अगर दुकानदार कस्टमर को 118 की चीज़ नहीं बेचेगा, 18 अपनी जेब से जमा कराना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो वो बंदे तो रजिस्टर्ड हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड हैं वो भी, ताकि इनसे भी टैक्स जाके मांगा जा सके। रजिस्टर्ड पर्सन बस वो अलग चीज़ है। रजिस्टर्ड पर्सन वो हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, डीलर हैं, रिटेलर हैं, जिन्हें अपने आप को, जिन्होंने सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवा लिया हुआ है। ऐसा बंदा जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है लेकिन रजिस्टर अभी तक नहीं करवा रहा, उससे हम टैक्स तो मांगेंगे, लेकिन अगर उसे कोई फ़ायदा देने की बात आएगी या टैक्स क्रेडिट देने की बात आएगी या कोई छूट देने की बात आएगी या कोई एग्जेम्पशन की बात आएगी तो फिर हम उसे लिफ्ट नहीं कराएंगे, फिर हम उसे सजा देंगे, उसे फ़ायदा कोई नहीं देंगे। और अ पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड, ये तो बुरा बच्चा है। जो लोग लायबल टू बी रजिस्टर्ड हैं बट नॉट रजिस्टर्ड, ये कौन है? बुरा बच्चा। कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट्स अवेलेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन अंडर दी लॉ। लॉ में जो भी बेनिफिट्स अवेलेबल रजिस्टर्ड बंदों को हैं वो इनको नहीं अवेलेबल होंगे। तो पता ये चला, जो बंदा लायबल टू बी रजिस्टर्ड है लेकिन अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा रहा, उसको भी रजिस्टर्ड कहें और उससे टैक्स भी लें, लेकिन जब उसे बेनिफिट देने की बारी आए तो उससे बेनिफिट ना दें। जैसे क्लास में एक बच्चा 3-4 दिन से बैठा हुआ अपने आप को इनरोल नहीं कराया तो उसको कॉलेज वाले ज़बरदस्ती इनरोल्ड कह दें। जब फीस मांगने की बारी आए तो उससे भी मांगें, क्योंकि वो 4 दिन से बैठा हुआ है लेकिन लायबल टू बी इनरोल्ड है, उससे भी ज़बरदस्ती इनरोल्ड कह दें ताकि उसे अपनाइयत फील हो और वो फिर फीस भी दे। और जब फोटोकॉपी बांटी जा रही हो, टेस्ट के सोल्यूशन बांटे जा रहे हो तो उसको फिर ना दें, वो बेनिफिट्स उसको नहीं मिलेंगे, फिर उसे फील भी कराएं थोड़ा थोड़ा। गुड्स, तो जाहिर बात है भाई गुड्स पे सेल्स टैक्स लगेगा। भाई आगे आ जाओ, इतनी मुश्किल से देख रहे हो, आगे आ जाओ, ऐसे ऐसे होकर देख रहे हो। गुड्स, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, तो गाड़ियां हैं उन पे सेल्स टैक्स लगता है, टिश्यू पेपर के डब्बे हैं उन पे सेल्स टैक्स लगता है, बोतलें हैं उन पे सेल्स टैक्स लगता है, क्योंकि ये सारी मूवेबल हैं। अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स,
एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं डेटर्स। डेटर्स पे सेल्स टैक्स नहीं लगता। डेटर को जो चीजें बेचेंगे उस पर सेल्स टैक्स लगता है, लेकिन डेटर्स पे सेल्स टैक्स नहीं लगता। डेटर्स का मतलब क्या है कि डेटर्स भी बाजार में बिकते हैं। डेटर ऐसे बाजार में बिकते हैं कि एक दुकानदार कहता है मैं दुकान बंद करके जा रहा हूं, नया बंदा कहता है चलो मैं तुम्हारे डेटर से पैसे ले लूंगा, तो पुराना बंदा नए बंदे को अपने डेटर बेच के जाता है कि यार वो फला फला बंदा है, 3-4 लोग मोहल्ले में, वो ज़रा बाहर के मुल्क गए हैं, वो जब आएंगे ना तो उनसे पैसे ले लेना। तो वो आपस में कोई प्राइस तय करते हैं, कोई भी प्राइस तय कर लेते हैं, सबसे लाख लाख रुपए मिलना है, इधर क्लास हो रही है, सबसे लाख लाख रुपए मिलना है, तो 4 लाख रुपए मिलना है, तो चलो 3,80,000 में मैं तुम्हें बेच देता हूँ, बाकी 20,000 तुम रख लेना, तो मेरे डेटर से पैसे ले लेना। तो डेटर्स के बेचने पे सेल्स टैक्स नहीं है कि एक बंदा अपना डेटर दूसरे डेटर को बेच रहा हो, तो ऐसी सूरत में हम कहें कि यार 4 लाख की बजाय 4 लाख जमा 18% पे बेचेंगे हम तुम्हें डेटर, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बहरहाल आपने तो डेटर का बिकना ही पहली दफ़ा सुना, तो उस पर सेल्स टैक्स तो दूर की बात है, सुना होगा। चले, तो डेटर्स का बिकना इज नॉट चार्जेबल अंडर द सेल्स टैक्स, बस हाइब्रिड में आना इज चार्जेबल अंडर सेल्स टैक्स, क्योंकि सेल्स टैक्स से ये दोनों स्टूडेंट्स जमा कराएं क्लास के बाद आके मुझे 18 रुपये, ये लेट आने पे है। मनी का ट्रांसफर होने पे सेल्स टैक्स नहीं है। जाहिर बात है, अब दादी अम्मा ने आपको ईदी दी 1000 रुपये, आप कहें नहीं 1180 दें सेल्स टैक्स डाल के, ये तो नहीं है। आप कहते हैं मनी पे तो नहीं है। अब इस तरह आप बैंक से लोन लिया लाख रुपए, आप बैंक को कहीं नहीं 1,18,000 दो, तो कहते हैं मनी लोग आना जाना कर रहे होते हैं, उस पर तो सेल्स टैक्स नहीं होता। कहते हैं मनी भी निकल गई, हालांकि ये मूवेबल है चीज़ मनी, फिर भी नहीं। शेयर्स पे ऑब्वियसली सेल्स टैक्स, ये स्टॉक्स लिखा हुआ है, मुझे पता है स्टॉक के ऊपर सेल्स टैक्स है। होंडा कार के पास जो गाड़ियां पड़ी हुई हैं उस पर सेल्स टैक्स है। ये स्टॉक्स लिखा हुआ है, स्टॉक्स बाहर के मुल्कों में शेयर्स को कहते हैं, तो स्टॉक नहीं लिखा हुआ, स्टॉक ही पे तो सेल्स टैक्स है। तो वो 4 चीजें बता दें जो मूवेबल हैं लेकिन उन पे सेल्स टैक्स नहीं है, डेटर, मनी, स्टॉक्स, शेयर्स। लेकिन एक और चीज भी है, इमूवेबल चीजों पे भी सेल्स टैक्स नहीं है, क्योंकि है किन पे सिर्फ, तो फिर इमूवेबल भी निकल गई। तो लिख लें लैंड एंड बिल्डिंग पे भी सेल्स टैक्स नहीं लगता। यानी आप अगर लैंड बेचें 1 करोड़ की, तो क्या आपको 1 करोड़ 18 लाख आएंगे? नहीं, आपको सिर्फ 1 करोड़ आएंगे, क्योंकि लैंड बिकने पे सेल्स टैक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरमीडियरी मैंने आपको बताया था, वो बंदा होता है जो सीए या लॉयर होता है, जिसको हमने चैप्टर 3 में कहा था टैक्स प्रैक्टिशनर, टैक्स प्रैक्टिस करने वाला, लोगों को टैक्स कैलकुलेट करके देने वाला, जिसके लिए हमने एथिक्स भी पढ़े थे, इंटेग्रिटी और इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ई इंटरमीडियरी क्या करते हैं, ये डॉक्टर साहब का या मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डीलर का डाटा एफबीआर को जमा कराते हैं, और होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, डीलर उसको फीस देते हैं। तो ई इंटरमीडियरी कौन है? मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज ई इंटरमीडियरी फॉर फाइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न्स। तो ई इंटरमीडियरी, सीएस, लॉयर्स एंड सच द डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय बोर्ड। टैक्स इनवॉइस मीन्स डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर सेक्शन 23, वो फिर देख लेंगे। जब आप दुकान पे जाते हैं, जो आपको बिल मिलता है, उस बिल का नाम होता है टैक्स इनवॉइस। आ जाए मरहबा भाई, हाइब्रिड में इतनी स्लोली एंड स्टडी ना आए, छेती आए, बिकॉज हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 पहाड़ियाँ क्रॉस कर ली हैं, चौथी पहाड़ी तरह बड़ी थी, शुक्र है आप उस तक पहुंच गए हैं हमारे पास। ये इनपुट होता है या इटपुट होता है? ये आउटपुट होता है या इटे पुट्टो होता है? आउटपुट। अच्छा जी, यू पे इनपुट इज सिंपल परचेज इनटू 18%। जब आप टायर खरीदते हैं तो 1,18,000 देते हैं, जब आप गाड़ी का इंजन खरीदते हैं तो 10 लाख की बजाय 11,80,000 देते हैं,
इसी तरह जब आप जो है वो कोई और चीज़ खरीदने जाते हैं, गाड़ी बनाने के लिए वायर्स खरीदने जाते हैं, तो आप 2 लाख के बिल के बजाय 2,36,000 देते हैं। तो आप गाड़ी अगर कभी बनाने लगें तो गाड़ी बनाने के लिए पहली दुकान पे जाके आप टायर खरीदेंगे 1,18,000 के, दूसरी दुकान पे जाके तारें खरीदेंगे 2,36,000 की, तीसरी दुकान पे जाके इंजन खरीदेंगे 10 लाख की बजाय 11,80,000 का। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप टैक्स पे कर रहे हैं, और इन तीनों दुकानों से आप टैक्स इनवॉइस संभाल के रखनी है आपने। टैक्स इनवॉइस संभालने का ये मकसद होगा कि आपने टायर्स के ऊपर 18,000, वायर्स के ऊपर 36,000 और इंजन के ऊपर 1,80,000 टैक्स इन 3 अलग अलग लोगों को जमा करा दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे लोग होंगे, अच्छे लोगों से चीज़ें खरीदते हैं लोग अक्लमंद, ताकि वो लोग आगे गवर्नमेंट के ख़जाने में भी जमा करवाएं। तो इन तीनों बिलों को जब आप मिला के घर लेके आएंगे तो इनको कहा जाएगा आपके लिए टैक्स इनवॉइस, बल्कि परचेज इनवॉइस। परचेज इनवॉइस पे जो टैक्स आप पे करके आए होंगे, ये टैक्स होगा आपका इनपुट। अब आप गाड़ी बना के जब बेचेंगे तो बेचते हुए वो सारा बर्डन कस्टमर पे डाल देंगे, जो आप 18,000 की फॉर्म में, 36,000 की फॉर्म में और 1,80,000 की फॉर्म में जमा करा के आए हैं, वो सारा बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इनपुट कहां कहां पे किया जाता है, हमारा लॉ कहता है इनपुट यानी परचेज मेरी नजर में 5 किस्म की है। परचेज मेरी नजर में 5 किस्म की है। तो जस्ट विजुअलाइज कि यू आर सपोज टू मैन्युफैक्चर अ गाड़ी, उसके लिए आपको कहां कहां टैक्स पे करना पड़ेगा। रिकवर तो इंशाल्लाह हम आउटपुट में करेंगे जब आप चीजों को सेल करेंगे। अच्छा जी, इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मींस इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू होंडा। अगर होंडा की बुक्स की बात करें तो व्हाट इज इनपुट टैक्स? इट इज टैक्स पेड। ये टैक्स पेड वाला होता है, टैक्स रिकवर्ड वाला नहीं। 1 लाख का टायर 1,18,000 का खरीदा, इट इज टैक्स पेड ऑन सप्लाई रिसीव्ड। सप्लाई रिसीव्ड का क्या मतलब आपको लग रहा है? परचेज लग रहा है, सेल लग रहा है? कितने लोगों को परचेज लग रहा है? मतलब नीचे हम पता क्या पढ़ेंगे आउटपुट में, सप्लाई ऑफ गुड्स मेड। तो ये 2 लफ्ज अगर मैं हाईलाइट करूं, नीचे हम पढ़ेंगे सप्लाई मेड, लेकिन इधर हम पढ़ेंगे सप्लाई रिसीव। सप्लाई रिसीव्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है वैसे? परचेज। तो फिक्रा याद करें माय डियर इनपुट टैक्स के लिए। इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मींस टैक्स पेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय द पर्सन। तो फर्ज करें टायर्स हमने खरीदे हैं, आगे का फिक्रा वही है, टैक्स लेविड ऑन गुड्स रिसीव्ड की बजाय गुड्स बाय द पर्सन की बजाय बाय द पर्सन। तो फिक्रा तो वही हो गया। अब फर्ज करें मैंने इंजन है, तो मैंने इंजन परचेज नहीं किया लोकल मार्केट से, मैंने कहा इंजन तो यहां से जापान का लगाएंगे गाड़ी में, और इंजन आते भी पाकिस्तान में बाहर से ही है। पाकिस्तान में इंजन बनते नहीं है गाड़ियों के, अक्सर गाड़ियों के इंजन बाहर से आते हैं बने बनाए। तो अब टैक्स पेड ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय द पर्सन। तो परचेज करते हैं तो पाकिस्तान में टैक्स पे करते हैं, और इंपोर्ट करते हैं तो भी पाकिस्तान में कस्टम अथॉरिटीज बैठी होती हैं सी पोर्ट पे, उनको टैक्स पे करते हैं। तो द बायर पेज द टैक्स। अगर वो लोकल मार्केट से चीज खरीदे तो जनरल टायर को देगा 1,18,000, और अगर वो चीज बाहर के मुल्क से मंगवाए तो बाहर के मुल्क वाले को टैक्स नहीं देगा। वो पाकिस्तान में जब 10 लाख का इंजन आएगा तो 1,80,000 उनको एक्स्ट्रा देगा, 10 लाख बाहर के मुल्क में भेज देगा और 1,80,000 कस्टम्स पोर्ट के ऊपर उन लोगों को देगा। नेक्स्ट, अब ये पॉइंट ए बी और सी ई एक ही जैसा है। टैक्स पेड on the supply of goods received by the person।
जिसको मैंने ब्रैकेट में लिया है उसके अलावा देखें ये वाली लाइन क्या है, टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय पर्सन, टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय द पर्सन। तो ए और ई इज 100% सेम एक्सेप्ट एक लाइन लिखी हुई है अंडर द सेल्स टैक्स का कानून जो कि अडॉप्ट किया गया है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में। तो फर्ज करें आपने कहा गाड़ी के अंदर मैंने कश्मीर से तारें खरीद के लगानी है, बस ठीक है, उधर भी आपको जो है वो 100 वाली तार 118 की मिलेगी, कोई मसला नहीं। तो अब परचेजेस 3 किस्म की हो गई, एक जो मैंने पाकिस्तान से खरीदी, एक जो मैंने कश्मीर से खरीदी और एक जो मैंने बाहर से इंपोर्ट की। तो परचेज 3 किस्म की हो गई। ए, बी और ई की अंग्रेजी भी एक जैसी है, इसकी भी कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट, ये तो फिक्रा बार बार सेम चल रहा है, टैक्स पेड, टैक्स पेड, टैक्स पेड, टैक्स पेड, टैक्स पेड, टैक्स पेड ऑन गुड्स रिसीव्ड बाय द पर्सन, टैक्स पेड ऑन गुड्स रिसीव्ड बाय द पर्सन, ये भी अंग्रेजी वही होगी। इसमें जो मैं ब्रैकेट में लूंगा बस उसको आपको याद करना होगा, बाकी अंग्रेजी यहीं भी वो वाली होगी। अब इसमें और उनमें फर्क क्या है, तो मतलब ये है कि अंग्रेजी याद करना बहुत आसान है यहाँ पे, बस अब पॉइंट ए की अंग्रेजी याद रखें, आगे बी, सी और ई की अंग्रेजी उसी में से निकलेगी सारी। अच्छा याद कर लें दोबारा, टैक्स पेड ऑन सप्लाई रिसीव्ड, टैक्स पेड ऑन गुड्स इंपोर्टेड, बाय द पर्सन एंड पे लगा दीजिएगा वो, टैक्स पेड ऑन द गुड्स एक्वायर्ड बाय द पर्सन, टैक्स पेड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर द सेल्स टैक्स लॉ एज अडॉप्टेड इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, कई दफा कुछ लग्जरी आइटम्स होते हैं जो आप खरीदते हैं, ये लग्जरी आइटम्स जो है ना, इस पर हुकूमत सेल्स टैक्स लगाती है लेकिन उसका नाम फेडरल एक्साइज रख देती है। टैक्स लेविड अंडर सेल्स टैक्स का कानून, कहते हैं नहीं 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 नहीं, अंडर फेडरल एक्साइज का कानून। तो ये अंग्रेजी भी ऑलमोस्ट सेम होगी, टैक्स लगाया अंडर सेल्स टैक्स का कानून, नहीं 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 नहीं, अंडर फेडरल एक्साइज का कानून। हमने कहा फेडरल एक्साइज का कानून तो हमें नहीं आता, कहते चलो ये बिल्कुल सेल्स टैक्स की तरह का होता है, मोड नहीं होता चीजों का, मोड प्रेस करते हैं मोड का बटन, तो कहते हैं ये सेल्स टैक्स का मोड ही है, इसका कोई मोड अलग नहीं है, इसमें आप परेशान ना हो, ये सेल्स टैक्स ही होता है। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, हमने कहा थोड़ा सा पढ़ा दो वैसे हमें फेडरल एक्साइज क्या होता है, कहते हैं नहीं बस वो सेल्स टैक्स की तरह का ही होता है बस। अब एक लफ्ज याद कर लें, टैक्स पेड, टैक्स पेड, टैक्स पेड अंडर अंडर फेडरल एक्साइज कानून, अंडर सेल्स टैक्स कानून, आगे कुछ और लिखा हुआ है एज अडॉप्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर, और वहां कुछ और लिखा हुआ है। हमने कहा ये कौन सा कानून है, वी हैव जीरो आइडिया अबाउट दिस कानून, कहते यू मस्ट रिलैक्स, इट इज जस्ट लाइक अ सेल्स टैक्स। यानी होगा ये कि आप लग्जरी सीट्स खरीद रहे होंगे तो आपको 1 लाख की बजाय 1,18,000 की मिल जाएगी, या हो सकता है फेडरल एक्साइज का रेट कुछ और हो, उसमें 23% हो, तो 1 लाख की बजाय 1,23,000 की मिल जाएगी। लेकिन कहते हुए लग्जरी चीजें खरीदने के ऊपर जो टैक्स लगाया करूंगा वो फेडरल एक्साइज होगा। तो पढ़ें, टैक्स पेड अंडर फेडरल एक्साइज कानून जस्ट लाइक सेल्स टैक्स। तो इन सेल्स टैक्स मोड का मतलब है जस्ट लाइक सेल्स टैक्स। पेज 504 पे आए जरा, टैक्स पेड ऑन टायर परचेज्ड, ये हमारा पॉइंट नंबर ए था जो भी मैंने आपको पढ़ाया। टैक्स पेड ऑन इंजन, 5 लाख वाला इंजन, उस पर 18% मैंने पे किया, ये मेरा क्या बनेगा, इनपुट। टैक्स पेड इन आजाद जम्मू एंड ऑन वायर्स,
ये मेरा कौन सा पॉइंट बनेगा? टैक्स पेड ऑन लग्जरी सीट्स अंडर 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 फेडरल एक्साइज एक्ट। हमें तो नहीं पता ये कौन सा लॉ है। इन से लिखे ना, ये याद हो जाएगा। इन सेल्स टैक्स मोड, टैक्स पेड ऑन लग्जरी सीट्स अंडर फेडरल एक्साइज का कानून इन सेल्स टैक्स मोड। ओके चले माय डियर, अब टेक लगाएं और याद करें बस। याद करें, टैक्स पेड ऑन सप्लाई ऑफ टायर्स रिसीव्ड बाय पर्सन फ्रॉम जनरल टायर, टैक्स पेड ऑन इंजन इंपोर्टेड बाय द पर्सन। पर्सन से मुराद कौन है यहां? होंडा, जो इंजन इंपोर्ट करे, जो टायर इंपोर्ट करे, उसने क्या करना है? टायर को पकड़ के डंडे के साथ घुमाना है? टैक्स पे करेगा? नहीं, गाड़ी चलाएगा, गाड़ी बनाएगा उससे। टैक्स, ठीक है, टैक्स पेड ऑन गुड्स एक्वायर्ड बाय द पर्सन, लग्जरी सीट्स अंडर कौन सा कानून? जस्ट लाइक, तो ये मैंने ब्रैकेट में किया, अगर इसको भी ब्रैकेट में आप रखेंगे तो याद आसानी से हो जाएगा। टैक्स पेड ऑन वायर्स रिसीव्ड बाय द पर्सन अंडर द एज एडॉप्टेड इन। असल में थोड़ा इनपुट आउटपुट की डेफिनेशन जरा टाइम लेती है याद करने में, हमारे ज़माने में लेती थी, इसलिए आपको थोड़ा सा इस तरह करके बता दिया ताकि अभी याद हो जाए और घर में जाके मसला ना हो। अच्छा, आपको इनपुट आउटपुट की देती थी डेफिनेशन, हम कल जो है वो लगे रहे डीलर रिटेलर के हुए, तो वही याद नहीं हो रही थी। अच्छा जी, चलें आगे छोड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा दिन है और आपका जज्बा उसी तरह जो है वो मर चुका हुआ है जिस तरह पिछले चैप्टर्स में मर गया था, रोज़ाना का रोज़ाना याद करने का। अभी जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर वेरी प्राउड ऑफ मी माशाल्लाह। आगे, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह। तो पॉइंट नंबर डी, अक्सर आप सर्विसेज जो बाय करते हैं वो सूबे के कानून के तहत होती हैं। अक्सर सर्विसेज जो बाय करते हैं वो सूबे के कानून के तहत होती हैं। ये जो सर्विसेज बाय करते हैं ये सूबे के कानून के तहत आप बाय करते हैं, तो इनके ऊपर जो सेल्स टैक्स आप पे करते हैं इसको कहा जाता है सूबाई सेल्स टैक्स। पेड ऑन, बोले बोले बोले, पेड ऑन सर्विसेज रेंडर्ड टू द पर्सन, यानी हमें सर्विसेज दे रहा है कोई। जैसे हम चीजें खरीद रहे थे तो अब हम सर्विसेज खरीद रहे हैं। सर्विसेज रेंडर्ड बाय होता फिर तो हम सेलर होते। याद रखिएगा ये इनपुट टैक्स किसके लिए होता है? बायर के लिए। जो चीजें खरीदने जा रहा हो या सर्विसेज खरीदने जा रहा हो, जो चीजें बेचने या सर्विसेज बेचने जा रहा है उसके लिए तो कौन सा टैक्स होगा? आउटपुट टैक्स होगा। जो टैक्स खरीदने के मौके पे किया जाता है वो आपने पिक्चर ज़हन में रखनी है, जो मैंने आपको अभी सुबह आते ही बनवा दी है कि एक दुकान पे जाएं टायर खरीदें, अगली दुकान के ऊपर जाएं तारें खरीदें, अगली दुकान के ऊपर जाएं आप जो है वो इंजन खरीदें, अगली दुकान पे जाएं तारें लगवाएं अपने आप को। जो भी आप कर रहे हैं करके खरीदते रहें और फिर आके फैक्ट्री में गाड़ी बनाना शुरू करें। फिर जब बन जाएगी गाड़ी और वो आप सर आसिफ को बेचें, उस वक्त आप सारा बर्डन उन पर डाल दें, तो वो टैक्स रिकवर हो रहा होगा, वो टैक्स फिर पे नहीं हो रहा होगा। अच्छा जी, तो अभी हम क्या हैं फिलहाल? बायर। सूबाई सेल्स टैक्स, चले मैं बोल देता हूं, सूबाई सेल्स टैक्स, नहीं अब नहीं, सूबाई सेल्स टैक्स
पेड ऑन सर्विसेज रेंडर्ड टू अस, ऐसे करें अपनी तरफ उंगलियां, सर्विसेज रेंडर्ड टू अस। अच्छा हाथ खड़ा करें, जिंदगी भर इस तरह इशारा नहीं करेंगे किसी की तरफ, प्लीज हाथ खड़ा करें सारे 100% लोग, ऐसे ऐसे इशारा नहीं करेंगे। आप इधर बैठें, आप इधर हो भाई, आप इधर आ जाएं, आप इधर बैठें, आप तशरीफ रखें, ये तरीका होता है। अगला तो मेरा चाचा लगे हैं, तो खुदा के लिए प्लीज गिव रिस्पेक्ट। समझाने के लिए इसलिए लोग कहते हैं 3 उंगलियां फिर आपकी तरफ होती हैं, आप एक अगले की तरफ कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसे करें। ओके, सूबाई सेल्स टैक्स, नहीं वो सारी नहीं हो जाती, फिर कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, गलत बात निकालते हो। सूबाई सेल्स टैक्स पेड ऑन, ये पता नहीं कौन से मोड में है। सूबाई सेल्स टैक्स पेड ऑन सर्विसेज रेंडर्ड टू दी पर्सन, यानी हमें कोई सर्विसेज दे रहा है, एक्सक्लूडिंग दो सर्विसेज एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। अच्छा इसको जरा ब्रैकेट में ले लें, सूबे का सेल्स टैक्स पेड ऑन सर्विसेज रेंडर्ड टू द पर्सन सब्जेक्ट टू कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस, ये ब्रैकेट वाली बात अलग है, और ये जो सब्जेक्ट टू वाली बात है ये पिछले से मिल रही है। सब्जेक्ट टू का क्या मतलब होता है बेटा? यू कैन कम लेट, आप लेट आ सकते हो घर में, यू कैन कम लेट, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय योर मॉमी। अब्बू आपको कह रहे हैं बुला के कि बेटा यू कैन कम लेट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस, कंडीशंस एंड लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय योर मॉम। इस बात का क्या मतलब है? नहीं रीजंस तो नहीं, इस बात का मतलब है आप लेट आ सकते हो, मेरी तरफ से आपको इजाजत है, लेकिन जो अम्मी आप पे कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशंस लगाएं उनको सामने रखते हुए। आप अम्मी के पास गए, अम्मी से आपने पूछा क्या कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशंस हैं? बेटा अगर तुम घर से बाहर हो और लेट हो तो 2 किलोमीटर के रेडियस से बाहर जाने की तुम्हें इजाजत नहीं। पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त यह है कि वो जो खाला रशीदा का बेटा है वो खराब हो गया है, उसके पास तुमने नहीं बैठना। और तीसरी बात यह है कि मोबाइल को साइलेंट मोड में नहीं रखना। तो ये 3-4 कंडीशंस मैं लगा रही हूं, इनके साथ रहते हुए अगर तुम घर लेट आए तो मुझे कोई मसला नहीं। तो लॉ मेकर क्या कह रहे हैं? कहते हैं मैं सर्विसेज का टैक्स भी आपको माइनस करने दूंगा। असल में ये सारी चीजें ना न्यूमेरिकल के फेस पे माइनस होनी है, बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं ये। कहते हैं असल में इनपुट टैक्स का ना टैक्स क्रेडिट मिलता है। इनपुट टैक्स का आने वाले दिनों में हम नाम पढ़ेंगे टैक्स क्रेडिट। ये देखें लेस होता है, ये लेस होके 5,40,000 की बजाय हम हुकूमत को सिर्फ 381 देके आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा बेनिफिट है इनपुट टैक्स। तो कहता है सूबे का सेल्स टैक्स जो आपने सर्विसेज खरीदते हुए पे किया है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आपका इनपुट है, लेकिन आगे क्या उसने लिख दिया? सब्जेक्ट टू कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय लॉ। वो पता नहीं क्या कंडीशंस है, हमारे इस सफे पे तो कम से कम नहीं लिखी हुई। तो बताएं जी सूबे का सेल्स टैक्स खुलेआम माइनस करने की इजाजत है या सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस? और कई दफा तो वो इतना जालिम हो गया, कहते हैं कुछ सूबाई टैक्स में माइनस ही नहीं करने दूंगा। हमने कहा क्या मतलब? कहते सुनो एक्सक्लूडिंग दोज सर्विसेज एज स्पेसिफाइड बाय, कुछ सर्विसेज ऐसी सर्विसेज हैं मेरी नजर में बुरी सर्विसेज के बोर्ड उनका इनपुट सिरे से ही माइनस नहीं करने देगा। हमने कहा चलो बता देना फिर कभी। कहते बता दूंगा। हमने कहा कैसे बताओगे? कहते मैं नोटिफाई करूंगा। हमने कहा कैसे? हमें मैसेज आएगा। कहते नहीं जो साल में एक दफा गजट छपता है ना हुकूमत का, उसमें मैं कभी बता दूंगा कि कौन कौन सी सर्विसेज मेरी नजर में ऐसी हैं जिनका इनपुट मैंने डेड करना है। कहते वो मैं खुद बताऊंगा आपको, इंशाल्लाह कभी आना वो मैं बताऊंगा। तो बता नहीं रहा यहां पे, लेकिन फिक्रमंद करके जा रहा है कि कुछ होने वाला है। ओके, अब पढ़े पॉइंट डी दोबारा। अच्छा पॉइंट बड़ा आसान है। सूबे का सेल्स टैक्स जब आप सर्विसेज खरीदें वो भी इनपुट है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय लॉ। और ब्रैकेट में एक छोटी सी बात लिखी हुई है, लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी हैं एक्सक्लूडिंग दो सर्विसेज एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड का क्या मतलब है कि उन सर्विसेज का इनपुट फिर अलाउ होगा या डेड होगा? डेड होगा।
अब इसको किसी तरह याद करें जरा मेरे साथ बैठ के। सूबे का सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज रेंडर्ड टू अस। मिसाल के तौर पे आपने होंडा एटलस कार वालों ने कोई कोरियर करवाया, तो कोरियर 10,000 रुपये का बना, कोरियर का बिल, तो उसने 10,000 की बजाय 11,800 ले लिए, तो 1,800 आपका इनपुट है, कोई मसला नहीं, सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंडीशंस एंड लिमिटेशंस इंपोज्ड बाय लॉ। लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो हमारी नज़र में सर्विसेज नहीं है, तो उनको फिर हम सर्विसेज की डेफिनेशन से आपको इनपुट उनका अलाउ नहीं करेंगे, एक्सक्लूडिंग दो सर्विसेज एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। हमने कहा ये बोर्ड का क्या इरादा, कैसे स्पेसिफाई करना है, कहते हैं नोटिफिकेशन आएगा, आपको नोटिफाई करेंगे हम। हमने कहा कैसे, कहते हैं वो हुकूमत का गजट छपता है हर साल अखबार में एक दफ़ा, वो साल में एक ही दफ़ा आता है, उसमें आपको बता देंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए इसकी मिसाल हमने नीचे डाली हुई है, सूबे का सेल्स टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ अकाउंटिंग सर्विसेज। आपने किसी से जाके कहा कि मुझे अकाउंटिंग कर दो, मैंने गाड़ी खरीदी है, इसके टायर हैं, इसकी परचेजेस की जनरल एंट्री कर दो, सेल की जनरल एंट्रीज कर दो, मुझे नहीं आती ये सारा, फिर हमारे प्लांट की डेप्रिसिएशन भी निकाल दो, ये सब कुछ कर दो। किसी ने कहा ठीक है 50,000 रुपये दो, मैं सारी कैलकुलेशन करके दे देता हूँ। तो 50,000 का जब वो बिल आएगा आपको, तो पाकिस्तान में सर्विसेज पे भी आप टैक्स लगने लग गया है, तो 50,000 की बजाय आपको बिल आएगा मेरे ख्याल से 59,000 का, जिसमें 18% क्या होगा, सेल्स टैक्स होगा। तो आप 59,000 पे करके आ रहे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 9,000 मेरा इनपुट है, ये इनपुट न्यूमेरिकल के फेस पे माइनस करने की इजाज़त है। तो मैंने जब गाड़ी सेल करनी है, सेल ऑफ कार करनी है, अभी ये तो मैंने की नहीं फिलहाल, जब मैंने सेल ऑफ कार करनी है, वो तो आउटपुट के डेफिनेशन में पढ़ाऊंगा, जब मैंने सेल ऑफ कार करनी है तो उसके लिए मुझे टायर भी खरीदने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे इंजन भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके मुझे लग्जरी सीट्स फेडरल एक्साइज कानून के तहत टैक्स पे करूंगा वो भी करनी पड़ेंगी, उसके लिए मुझे अकाउंटिंग अगर खुद नहीं आती तो किसी से पैसे देके करवानी पड़ेगी, और उसके लिए मुझे तारें भी खरीदनी पड़ेंगी। तो टू मेक अ सेल आई हैव टू बाय गुड्स एंड एक्वायर सर्विसेज। तो मुझे चीजें बेचने के लिए चीजें भी खरीदनी पड़ेंगी और साथ सर्विसेज भी रेंडर करवानी पड़ेंगी किसी से। सर्विसेज के लिए इसने परचेज का लफ्ज यूज नहीं किया, रेंडर और प्रोवाइडेड का लफ्ज यूज किया है, कमाल लफ्ज है, रेंडर्ड और प्रोवाइडेड, बाय अस नहीं टू अस, क्योंकि हम इस सवाल में क्या हैं, बायर हैं। चलें जी, आखिरी दफा आपको मौका दे रहा हूं, पॉइंट डी याद कर लें, सूबे का सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज रेंडर्ड टू अस। हमें किसी ने आके सर्विसेज दी हैं, हम होंडा हैं, मैंने लिख दिया हुआ ऊपर, यहां लिखा था मैंने होंडा। सब्जेक्ट टू द कंडीशंस रिस्ट्रिक्शन, सब्जेक्ट टू कंडीशंस यहां से मिल रहा है, एक्सक्लूडिंग बात में लगा हुई है, एक्सक्लूडिंग दो सर्विसेज एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। अच्छा जी आगे चलें, आउटपुट टैक्स क्या होता है, ये अब सेलर के एंगल से डिस्कशन होने लगी है या बायर के एंगल से, सेलर के एंगल से। अच्छा, इसमें अब मेरी एक बंदे की बुक्स नहीं है, ये सारा मैंने आपको मिसाल दे दी थी, बुक्स ऑफ होंडा है या किया कार्स है, चलो जो भी है यार, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बुक्स ऑफ होंडा लिख लें, किया लिख लें, जो मर्जी लिख लें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी की भी बुक्स हों। अच्छा, लेकिन इधर कहानी और है, इधर ये किया गाड़ी वालों की बुक्स होंगी, इधर ये लग्जरी सीट सेलर वाले की बुक्स होंगी, और इधर ये कोरियर सर्विस वाले की बुक्स होंगी, जो हमें कोरियर सर्विस दे रहे या जो हमें अकाउंटिंग सर्विस दे रहा है। इधर अब मैं आपको एक बंदे की बुक्स से नहीं समझा सकता, अब ये तीन अलग अलग बिजनेसमैन है, तो हम जब इनको इनपुट कह रहे थे, तो अब किसी मौके पे ये क्या ना क्या बनेंगे, आउटपुट भी बनेंगे। तो अब ये तीन अलग किस्म के सेलर हैं, एक गाड़ियां बेच रहे हैं, एक का काम सीटें बेचने हैं, और एक का काम सर्विसेज देने। अब रजिस्टर्ड पर्सन एक है या ये तीन है, रजिस्टर्ड पर्सन रिलेशन, आउटपुट टैक्स इन रिलेशन रजिस्टर्ड पर्सन मींस टैक्स पेड तो नहीं, ये तो रिकवर्ड होगा। अब लॉ मेकर तो बड़ा बोंगा है, उसने लेविड यूज कर लिया। लेविड असल में होता है चार्ज करना,
टैक्स। बहरहाल वहां पे इसका मतलब पेड है और यहां पे इसका मतलब रिकवर्ड है। रिकवर्ड लिख लिया सबने बुक पे आपने? ठीक है, लिख लें। टैक्स रिकवर्ड ऑन सेल ऑफ कार मेड बाय किया। टैक्स रिकवर्ड ऑन सेल ऑफ कार मेड बाय किया। It is my H2O break only. I will give you H2O break, please. आगे चलें। पॉइंट नंबर 3, टैक्स रिकवर्ड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अस या बाय अस। अब हम सर्विसेज दे रहे हैं किसी को, अब हम कोरियर सर्विस वाले हैं, अब हमारे पास कोई कोरियर सर्विस नहीं करवाने आ रहा, बल्कि हमारा टीसीएस का कारोबार है, टीसीएस कंपनी टाइप हमारा कारोबार है। सेल्स टैक्स, बोले बोले बोले, सेल्स टैक्स रिकवर्ड ऑन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द पर्सन से क्या मुराद है? कोरियर सर्विस कंपनी। सेल्स टैक्स रिकवर्ड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पर्सन अंडर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी टैक्स ऑन सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2001। ये इस्लामाबाद के कानून के तहत असल में कुछ सर्विसेज पे टैक्स लगता है, कुछ सर्विसेज पे प्रोविंशियल कानून के तहत टैक्स लगता है। तो लिखें फॉर कोरियर सर्विस कंपनी, फॉर कोरियर सर्विस कंपनी इफ द बिल इज 118, सो 18 इज आउटपुट फॉर दैट कंपनी। हमारे लिए तो इनपुट होगा ना। फॉर कोरियर सर्विस कंपनी इफ बिल इज 236, if bill is 236, then it is then 36 then 36 is output for company। इस कंपनी के लिए ये आउटपुट है, लेकिन मेरे लिए क्या होगा? अगर मैं, मेरे लिए तो इनपुट होगा ना, और लेकिन उस कंपनी के लिए आउटपुट होगा। ओके, कौन डिस्ट्रीब्यूटर है? नहीं नहीं नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटर तो ये होता था जो मैन्युफैक्चरर से चीज़ें उठा के होलसेलर के पास लेके जाता है, वो गुड्स का कारोबार करता है। ये तो डाक डिस्पैच करता है या सफ़े डिस्पैच करता है, इसलिए इसकी डेफिनेशन हमने कहीं नहीं पढ़ी कोरियर सर्विस वाले की, क्योंकि कोरियर सर्विस वाला कौन होता है उसकी डेफिनेशन सूबों के सेल्स टैक्स में दी होगी। डिस्ट्रीब्यूटर और होता है, डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जिसके पास डिलीवरी वैन्स होती हैं फॉर ट्रांसफरिंग गुड्स, नॉट फॉर ट्रांसफरिंग कागज। ओके, अब आप लग्जरी सीट सेलर की बुक्स में आ जाएं ताकि ये आउटपुट की डेफिनेशन खत्म हो जाए। जब लग्जरी सीट सेलर हमें सीट बेचेगा तो 118 में शायद 18 सेल्स टैक्स होगा या 18 फेडरल एक्साइज होगा? फेडरल एक्साइज होगा। बने टैक्स रिकवर्ड, अच्छा इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि ये आपने पीछे से याद कर लिया हुआ है। अंडर फेडरल एक्साइज एक्ट इन सेल्स टैक्स मोड, ये कॉपी पेस्ट है।
अंडर फेडरल एक्साइज एक्ट इन, तो इसकी टेंशन ना लें, इसको छोड़ें, मैं आगे पढ़ा हूं। टैक्स रिकवर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी सीट्स। लग्जरी सीट्स पहले वो बनाएगा हमारे लिए फॉर प्रोडक्शन, थोड़ा सा ना इसने कंजूसी की, और उसके बाद हमें सेल करेगा, ये डाल लें जरा। फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करके इसने रख तो नहीं लेनी ना, वो सीटों पे खुद तो नहीं बैठा रहना, और बीवी बच्चों को नहीं बिठाई रखना, बेटा सारी सीटों पे बैठ के देखो, फिर बेटा बैठेगा तो कहेगा सीट बैठ गई, तो ये तो नहीं होगा। तो प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स बाय लग्जरी सीट सेलर। तो आप पढ़ें जरा, फिक्रे का रिदम क्या बना। टैक्स रिकवर्ड, बोलें, ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स से क्या मुराद है, सीट्स, ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ लग्जरी सीट्स बाय लग्जरी सीट सेलर, और प्रोवाइडिंग ऑफ गुड्स बाय द पर्सन, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, कुछ सर्विसेज पे भी फेडरल एक्साइज लगता है, वो तो हमारे स्कोप में बिल्कुल नहीं है। हमारे स्कोप में तो सर्विसेज सेल्स टैक्स वाला नहीं है, तो फेडरल एक्साइज वाला कहां से होगा। तो ये तो बस ऐसे ही बीच में लाइन डली हुई है, इसको बस बर्दाश्त कर लें। चलें जी, किसी तरह याद करें ये सारा दोबारा। आउटपुट टैक्स, बोलें जी, टैक्स रिकवर्ड टैक्स रिकवर्ड on sale of car made by Honda. Next, point 3 में आ जाएं। Sales tax recovered on sale of car या on services provided by the person। अच्छा, ये भी अल्लाह का शुक्र है, याद करना आपको आसान है। टैक्स रिकवर्ड ऑन सप्लाई ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज मेड बाय द पर्सन, ये फिक्रे सेम है। अब इधर आ जाए, बस आखिरी याद कर लें। टैक्स रिकवर्ड, ये आपने पीछे से याद किया हुआ है पहले ही, ऑन प्रोडक्शन एंड बाय लग्जरी सीट सेलर। ये लग्जरी सीट सेलर यहां नहीं लिखना तो यहां लिख लेंगे, बाय द पर्सन, यानी पर्सन से मुराद वो है। अच्छा, हमारी मिसाल में तो फिलहाल होंडा की बात ही करते हैं, या किया गाड़ी वालों की। 6 लाख रुपए का इसने 7-8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 8.5 लाख रुपए और 30,000, 8,80,000 रुपए की चीज़ें और सर्विसेज खरीदी। और जाहिर बात है, इसके अलावा इसने हो सकता है कि कुछ लेबर के भी पेमेंट्स की हों और कुछ और खर्चे भी हुए हों, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन वगैरह, ये सारा डाल के अच्छा खासा खर्चा आ गया गाड़ी बनाने पे। और इन द एंड बेची गाड़ी कितने की, 30 लाख की। तो 8.5 लाख का उसका मटेरियल वगैरह खरीदा था, फिर लेबर हुई होगी और हुआ होगा, थोड़ा अपना प्रॉफिट डाला होगा, तो कस्टमर को कितने की गाड़ी बेची, 30 लाख की। लेकिन कस्टमर को 30 लाख का बिल नहीं बना के दिया होगा। अब ये वाला जो सारा बर्डन है ये कस्टमर पे डालना है, लेकिन ऑब्वियसली उससे भी ज्यादा आप चीज महंगी करके बेचेंगे तो खाली ये बर्डन ही डाल रहे होंगे। अब आप चीज जितने की बाजार में बेच रहे हैं उस पर सेल्स टैक्स लगाएंगे। आप नॉर्मल कस्टमर को बताएंगे यार ये चीज 30 लाख की है, कस्टमर 1000 दफा पूछेगा कितने की बनाई आपने, आप कभी भी नहीं बताएंगे कितने की बनाई। आप कहेंगे बस वो छोड़ो, वो मेरा काम है, वरना कारोबार शुरू कर दो तुम भी। किया गाड़ियों का मैं कर रहा हूँ, चिया गाड़ियों का तुम कर दो। तो 30 लाख ज़रब 18%। अब आप कस्टमर से रिकवर कितना करेंगे, 5 लाख। लेकिन जब आप गवर्नमेंट को उठा दिया करें थोड़ी देर बाद, लेकिन जब आप 5,40,000 कस्टमर से रिकवर कर लेंगे तो फिर आप जो है वो हुकूमत को पूरा नहीं जमा कराएंगे, क्योंकि थोड़ा सा टैक्स आपका टायर वाले ने हुकूमत को पहुंचा दिया हुआ है, थोड़ा सा टैक्स इंपोर्ट स्टेज पे हुकूमत तक पहुंच चुका हुआ है, थोड़ा सा टैक्स लग्जरी सीट्स वाले ने आपका हुकूमत तक पहुंचा दिया हुआ है, थोड़ा सा टैक्स अकाउंटेंट ने आपका पहुंचा दिया हुआ है, थोड़ा सा टैक्स आजाद जम्मू एंड कश्मीर वालों ने हुकूमत तक पहुंचा दिया हुआ है। तो ये सारे पहुंची हुई सरकार हैं। तो जब ये ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं तो फिर 5,40,000 में से ये माइनस कर दें, बाकी टैक्स हुकूमत को पे कर दें। आउटपुट माइनस इनपुट। तो सेल्स टैक्स दो धारी तलवार है, परचेज के मौके पे किया जाता है, सेल्स के मौके पे रिकवर किया जाता है। तो सारे में जो हाईलाइट करने वाली बात है, खुद मिटा के एंड पे हाईलाइट कर देते हैं, हमने किसी और चीज को हाईलाइट किया होता है, वो ये है कि इनपुट टैक्स क्या पे किया जाता है,
पे किया जाता है और आउटपुट रिकवर किया जाता है एट द टाइम ऑफ सेल, और इनपुट टैक्स पे किया जाता है एट द टाइम ऑफ परचेज। अच्छा, अब हमने एक डेफिनेशन सुबह सुबह पढ़ी थी, गुड्स। छोड़े ना कैलकुलेशन, इसकी तो जरूरत नहीं है। हमने अच्छा हाँ, एक और चीज देख लें, कस्टमर को बिल आप कितने का बना के देंगे? 35,40,000 का। इसमें 30 लाख क्या होगा? चीज की प्राइस, और 5,40,000 क्या होगा? सेल्स टैक्स। तो ये हमारी क्या बनेगी? टैक्स इनवॉइस, जिसको किया गाड़ी वाले क्या कहेंगे? सेल इनवॉइस। और इसी इनवॉइस को जो खरीद रहे बंदा वो क्या कहेगा? कस्टमर क्या कहेगा इसे? और सेलर, लेकिन हम इसका नाम क्या रखा करेंगे? टैक्स इनवॉइस। व्हाट इज द प्राइस एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स? 30 लाख। व्हाट इज सेल्स टैक्स? 5,40,000। व्हाट इज द प्राइस इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स? So this is exclusive of sales tax and this is inclusive of sales tax. टैक्सेबल गुड्स की डेफिनेशन आप खुद पढ़ें और साइड पे होके हंस लें। Public company is a company, private company is a company which is not a public company. And taxable good means goods other than exempt. तो exempt अभी हमने पढ़ी नहीं, कहते exempt के अलावा वाली टैक्सेबल है। तो हमने समझा था टैक्सेबल वाली टैक्सेबल होती हैं, कहते हैं नहीं, एग्जाम्प्ट के अलावा वाली टैक्सेबल होती हैं। तो कभी एग्जाम्प्ट गुड्स पढ़ेंगे सेक्शन 13 में तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा। असल में थोड़ा सा सुन लें, पाकिस्तान में ना कुछ गुड्स ऐसी भी हैं जो टैक्सेबल नहीं है सिरे से, जैसे कि बकरे होते हैं, तो बकरा इज़ नॉट टैक्सेबल, हालांकि ये मूवेबल गुड्स हैं, तो ये टैक्सेबल नहीं है। ये नहीं होता कि बकरा आप पसंद करें ईद पे लाख रुपए का तो वो कहे कसाई 1,18,000, तो दूसरा बंदा कहे बेचने वाला 1,18,000 दे दो। इसी तरह सादा रोटी किसी तंदूर पे मिल रही है तो वो भी ये नहीं कि 10 रुपए की रोटी है तो चलो 11 रुपये 80 पैसे मुझे दो, ऐसा भी कोई तस्वुर नहीं है। इसी तरह होली कुरान है पाकिस्तान में बेचना, उस पर भी सेल्स टैक्स नहीं लगता। अगर 1,000 रुपये वाला कुरान है आपको 1,180 में नहीं पाकिस्तान में मिलेगा, वो 1,000 का ही मिलेगा। इस तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी हम लिस्ट पढ़ेंगे कि हुकूमत ने उनको सिरे से माफ़ ही कर दिया भाई। क्या वजह है? वो हुकूमत की मर्ज़ी। तो हुकूमत कुछ चीज़ों को सेल्स टैक्स से निकाल देती है। दालें भी इसी में आएंगी, हम पल्सेस पढ़ेंगे, दालें, नब्ज़ नहीं, पल्सेस, दालें। तो दालें भी इसी में आएंगी कि अगर 1,000 वाली दाल आप ख़रीद रहे हैं तो 1,180 में नहीं ख़रीदेंगे, सिर्फ 1,000 में ख़रीदेंगे। 1 किलो मैं नहीं कह रहा, तो क्यों परेशान हो रहे हैं? 1 किलो 1,000 रुपये की दाल और गोश्त का मुकाबला लगा हुआ है। हेल्दी डाइट रख रहे हैं ना आप लोग, सुबह अंडे शंडे खाया करें, बॉयल घी वाली चीज़ें अवॉइड करें। देख लें, अभी से आपको मैं बता रहा हूँ, जवानी से एहतियात करना शुरू कर दें, वरना आफ्टर 35-40 मसले मसाइल पे शुरू हो जाते हैं लोगों को, पता ही है आपको। और दोपहर को आप जो है वो कुछ सैलड वगैरह और फल वगैरह खा लिया करें। रात को कोई थोड़ी सी गुंजाइश निकाल लें 1-2 रोटी खाने की, ठीक है? तो अभी से थोड़ा सा ज़रा हाथ खड़ा करें, अभी से थोड़ा सा ज़रा हेल्दी रहें। जब तक सुबह 2 पराठे ना खा लें चैन नहीं आता। हाथ खड़ा करें, हाइब्रिड में चैन नहीं आता वाले हाथ खड़ा करें। अच्छा जी, चलें आगे। मैं सीरियसली वैसे बता रहा हूँ, अभी से सीधे हो जाएं, वरना फिर वो गोलियां और ये और डॉक्टर ये इन्हीं चक्रों में पड़े रहते हैं। तो अभी से ही हालात ऐसे हो गए, नौजवानों के भी हालात अभी से हुए हैं ऐसे। सीरियसली हैं ऐसे मसाइल अभी से शुरू हो गए हैं। कभी टांगों में दर्द हो रही है नौजवानों के, कभी घुटनों में दर्द, ये वाले मसाइल चल रहे हैं। हालात नहीं आजकल बच्चों के नहीं। अच्छा सही है, फिट है माशाल्लाह। चलें जी, टैक्सेबल एक्टिविटी को स्टॉप कर दें, अभी हम नहीं पढ़े। अभी आप आ जाएं चैप्टर 16 की तरफ।
अच्छा, आज सेल्स टैक्स में तो कुछ नहीं याद करने वाला, कोशिश की इधर ही आपको याद करा दिया जाए। दो डेफिनेशंस थी, एक हमारी इट पुट आउटा पुट्टा। ये हाइब्रिड में जो मुराकबे में गए हुए इनको उठा दें, सोतों को जगा दें, जगतों को सुला दें। आज जरा साथ वाले को लोरी दें थोड़ी सी, जरा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो जा मुन्ने काके, सुनाएं जरा उसको। अच्छा, ये बड़ी आसान सी चीज़ें, पता नहीं आई कैप थ्योरी के सवालों में पूछ रहे, आसान सी चीज़ें उसको पूछनी नहीं चाहिए। हर टैक्स पेयर जो बिजनेस इनकम कमा रहा है उसके लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स ये हैं जो सारे टैक्स पेयर्स के लिए हैं जो बिजनेस कमा रहे हैं। सारे टैक्स पेयर्स कौन होंगे बोले? इंडिविजुअल्स, एओपीज, कंपनीज। ऐसे लिखा ना करें ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ आए थे, फिर पेपर में सवाल आता है वो सॉल्व हो जाता है, तो फिर लिखा ना करें साथ साथ आप लोग। तो इस तरह ना कहें साथ वाले को, तो इतना ढीठा अभी भी नहीं लिख रहा। ये लफ्ज भी जिंदगी से निकालने, कुछ नहीं कहना होता भाई, प्यार से बात करें भाई। इस तरह हाथ, भाई आप भी लिख लो, भाई तू लिख ले, तो बोंगी है ना, आप लिख लें भाई, आप भी लिख लें। आप कहते हैं तो मैं लिख देता हूं। अच्छा जी, एवरी टैक्स पेयर डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरल रिक्वायरमेंट्स। जनरल रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है? यानी कि आमतौर पे ये चीजें सारे टैक्स पेयर्स के पास होनी चाहिए जो बिजनेस कर रहे हैं। अगर बिजनेसमैन के पास ये रिकॉर्ड्स भी नहीं है तो बिजनेसमैन उधर बैठ के बीन बजा रहा है। टैक्स पेयर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अब ये फिक्र आप कहेंगे कितना आसान है, लेकिन ऑब्वियसली अगर इधर इम्प्रॉपर लिखा होता तो आपने बैठे बैठे ही तड़फने लग जाना था। तो प्रॉपर बुक्स रखनी है, ठीक है। उसके कंधे का क्या कसूर है? कितना किराया देते हो दिन में कंधे का उसके? रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट, पैसे आने का और पैसे जाने का, और किस मद में पैसे आए और गए। आगे पढ़े। सेल का रिकॉर्ड और सर्विसेज का रिकॉर्ड। प्रोवाइडेड एंड ऑब्टेन्ड का मतलब जो खरीदी और जो बेची, सारी चीजें। ऑल एसेट्स ऑफ द, अब मैंने क्या चीजें आसान है, पता नहीं आई कैप क्यों इनको टेस्ट करे, मुफ्त के नंबर देना चाह रहे बच्चों को। ऑल लाइबिलिटीज ऑफ द, भाई टैक्स पेयर से तो मुराद बिजनेसमैन है प्लीज, क्योंकि इधर बिजनेसमैन की बात हो रही है। इन केस ऑफ अ टैक्स पेयर इंगेज्ड इन असेंबली, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और लाइक एक्टिविटीज, ऑल आइटम्स ऑफ कॉस्ट रिलेटिंग टू मटेरियल, लेबर एंड अदर इनपुट्स। अदर इनपुट्स को आप लोग क्या कहते हैं कॉस्ट की क्लास में? ओवरहेड्स। चलें किसी भी क्लास में क्या कहते हैं? ओवरहेड्स। मटेरियल, लेबर और इसके अलावा और भी खर्चे होते हैं ना बिजनेस के, बिजली के बिल होते हैं और खर्चे होते हैं, सबके रिकॉर्ड रखें। नेक्स्ट, द अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स शैल बी, ये तो रेपिटेशन है, ऊपर पढ़ा लिखा हुआ है। अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स शैल बी, ऊपर लिखा तो पड़ा हुआ है लेकिन अभी तक हमने याद नहीं किया ये चैप्टर। हाथ डाला था एक दफा इस चैप्टर को, उसके बाद नीनो आ गई थी तो मैं सॉरी, इट वाज इंटेंशनल स्लिप ऑफ टंग। द अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स shall be maintained for a period of 6 years of the length of the year to which they relate। लेकिन अगर केस कोर्ट में चला जाए तो फिर 6 साल से ज्यादा, बल्कि जब तक फाइनल फैसला ना आ जाए तब तक रिकॉर्ड्स को संभाल के रखना है। ये पिलर के साथ बैठ के बातें नहीं करनी होती। क्या चीज? ये वाला कॉलेज वालों के पास फीस से पैसे आए और कॉलेज वालों ने बिल्डिंग का किराया दिया, उसकी डिटेल संभाल के रख लें। नहीं, ये इसने सिर्फ इसलिए दोबारा पहला पॉइंट करवाया जो सो अटेंटिव नहीं था। एवरी टैक्स पेयर अदर देन कंपनीज। अब किसकी बात होने लगी है? एवरी टैक्स पेयर अदर देन, जो कौन सी इनकम कमा रही हैं, इनके लिए देख लें। ऐसे टैक्स पेयर जिसने बिजनेस इनकम 5 लाख से कम है या नए टैक्स पेयर्स हैं। अब आपको क्या फील हो रहा है, ये स्मॉल स्केल बिजनेस की बात हो रही है या लार्ज स्केल बिजनेस की? नए बिजनेस भी आमतौर पे स्मॉल स्केल होते हैं, अनलेस कि बहुत बड़े लेवल पे आप खोलें, वो कोई मसला नहीं। नया बिजनेस हमेशा इधर ही आएगा। और जिसकी साल की सेल नहीं माजरत इनकम, बिजनेस इनकम
5 लाख से कम है, उन लोगों के लिए कौन से रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं? ये वाले। अच्छा, ये तो जनरल रिक्वायरमेंट्स थी ना, जनरल। अब ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो इन लोगों के लिए खास हैं। वो क्या हैं? सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड कैश मेमोज, इनवॉइसेस, रसीद फॉर ईच ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और रसीद कंटेनिंग द फॉलोइंग। अच्छा, जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उन्होंने एक डायरी पे लिखा होता है कि कितना कैश मेरे पास आ रहा है। आलू बेच के जो है वो 300 रुपया आया, पत्ती बेच के 500 रुपया आया। ये कैश मेमोज होते हैं जो उन्होंने अपने पास रखे होते हैं, ये आपको देते भी नहीं, आपको बिल बना के नहीं देते दुकानदार, सब्जी खरीदने चले जाएं ये चीज़ें। तो ये लोग कैश मेमोज अपने पास बनाते हैं, बस एक कॉपी पे लिखते जाते हैं कितने पैसे आए। लेकिन थोड़े से आप बड़ी दुकान पे चले जाएं, थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें खरीदें, तो वो फिर प्रॉपर आपको इनवॉइस बना के देता है, जिसको रसीद भी कहते हैं। फॉर ईच ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और रसीद कंटेनिंग द फॉलोइंग, या अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो फिर रसीद पे ये लिखें, टैक्स पेयर्स नेम और द नेम ऑफ हिज बिजनेस। ये इससे मैं आगे आपको कंपेयर करके बताऊंगा। ये बात हो रही है सेलर की। सेलर इनवॉइस पे अपना नाम लिखे, अपने बिजनेस का नाम लिखे, अपना एड्रेस लिखे, अपना नेशनल टैक्स नंबर लिखे, या अगर उसे नेशनल टैक्स नंबर अभी नहीं मिला, उसने अप्लाई किया हुआ है तो CNIC लिख दे, ये तो इनकम टैक्स का हो गया, और सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दे दुकानदार बिल पे ये सारी चीज़ें लिखे। याद कर लें, नंबर 1 नाम, बिजनेस का नाम, अपना नाम, बिजनेस का नाम। बिजनेस का नाम अपना नाम हर दफा सेम तो नहीं होता, ठीक है। अपना नाम, बिजनेस का नाम, पता, NTN नंबर या NIC, और सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा भाई, कि आपको कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि ये सिलेबस से निकाल दे, ये डब्बे डुब्बे ऐसे डाले में बच्चों के रट्टे मारने के लिए, लेकिन वो कहते हैं आसान चीज़ें, इसमें क्या आया, ये भी नहीं ये लोग याद कर सकते। द डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। बिल पे लिखी होती है, बिल पे मेरे ख्याल से लिखा होता है कि इतने आलू हैं, क्वांटिटी भी लिखी होती है 2 किलो हैं, 3 किलो हैं, और वैल्यू ऑफ गुड्स भी लिखी होती है, इतने रुपए किलो हमने आलू लगाए हैं, और सर्विसेज भी दी होती हैं कि आपका दिल चाह रहा है किसी से जाके चपेड़े खाने को, वो कहेगा ठीक है, एक चपेड़ 500 रुपये की, 1500 रुपये देकर उसे चपेड़े खा के आ जाए। मिसाल दे रहा हूँ, अगला बुलेट मारें। वेयर कभी कभी पढ़ नहीं रहा होता ना बंदा, तो दिल चाहता है कुछ चपेड़े मारे ताकि पढ़ने लग जाए। where each transaction does not exceed 100 रुपया, जहां थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे आते हैं आपकी दुकान पे, अंकल चीजी दे दें, वो 5 रुपए की लेके जा रहे हैं, अंकल चीजा दे दें, वो 10 रुपए की लेके जा रहे हैं, कोई लॉलीपॉप लेने आ रहे हैं। अब जी पूरा दिन लगाई हुई है, लाइन लगी हुई है बच्चों की, स्कूल से निकलते ही रश हो जाता है बाहर बच्चों का, जैसे ही जो है वो ब्रेक आए। अब ऐसे अगर दुकानदार है वो क्या करें? वेयर ईच ट्रांजेक्शन डज नॉट एक्सीड 100 रुपया या और तो 1 और मोर कैश मेमोज पर डे फॉर ऑल सच। तो फिर कैश मेमो अलग अलग ना बनाएं, फिर कैश मेमो अलग अलग ना बनाएं। कैश मेमो का मतलब है एक अपनी कॉपी खरीद के रखें, उस पर लिखते रहे कितने की चीजें बेची हैं। तो फिर क्या करें, 1 कैश मेमो हर सेल का अलग बनाना है, वो आपकी मर्जी है कि पहले सफे पे लिखो टिंकू को मैंने टॉफी बेची 5 रुपए की, फिर अगला सफा खोलो चिंकू को मैंने टॉफी बेची 3 रुपए की। फिर ऐसा ना करो, फिर एक ही सफे पे सबके नाम लिख के फारग कर दो, कोई मसला नहीं है, छोटी मोटी सेल है। वेयर ईच ट्रांजेक्शन डज नॉट एक्सीड 100 रुपया, 1 कैश मेमो और मोर कैश मेमो पर डे। लेकिन एक दिन का एक कैश मेमो बनाओ, अगला दिन जब शुरू हो तो फिर कैश मेमो का अगला नंबर डाल के शुरू करो। तो अब पूरे दिन में बिकी ही एक टॉफी है और अगले दिन में 2 टॉफीज बिकी हैं, तो फिर तो आपको 2 कैश मेमो बनाने पड़ेंगे,
क्योंकि हर दिन का एक बनाना है। लेकिन अगर आप एक दिन से एक या उससे ज्यादा बनाना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, वो फिर हर सेल का अलग अलग बनाना, वो आप वेले बंदे हो और कोई काम ही नहीं आपका, वो फिर करते रहो, कहते हैं मुझे नहीं मसला नहीं। लेकिन एक दिन का आपने जो कैश मेमो बनाना है, उसके बाद अगले दिन का फिर नया बनाना है, फिर अगले दिन का नया बनाना है, और हर दिन उसके ऊपर क्या लगाना है, सीरियल नंबर। लेकिन ये तो बहुत छोटे दुकानदार होते हैं ना, जो थोड़े बड़े दुकानदार होते हैं वो तो फिर कैश मेमो नहीं बनाते, वो तो क्या बनाते हैं, इनवॉइस। वो तो फिर हर सेल की बनाते हैं। जैसे ही आपको चीजें बेचेंगे, मेडिकल स्टोर वाले जैसे ही आपको चीजें बेचेंगे, फौरन 500 रुपए का बिल बना के दे देंगे। अगला कस्टमर आएगा उसको 600 रुपए का बिल, बल्कि आजकल तो आपने देखा होगा ये होता है, पहले वो बिल बनाते हैं, बाद में आपको कहते हैं बिल जाके काउंटर पे जमा कराएं, आपकी दवाइयां पहुंच रही हैं, आप उतनी देर में पहुंच जाते हैं। तो वो तो कहानी फिर तो हर इनवॉइस ही अलग बन रही है, उन दुकानदारों की तो बात ही हो रही है। तो बहुत छोटे दुकानदारों को कह रहा है कि अगर तुम्हारी चीज़ी 100 रुपए से कम की बिक रही है तो फिर कैश मेमो अलग अलग ना बनाओ, दिल चाहता है अलग अलग बना लो, दिल चाहता है एक बना लो, लेकिन एक दिन में बस कैश मेमो बना के खत्म कर दो और उस पर सीरियल नंबर लगा दो। आगे चलें, डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट्स, जो आपके पास पैसे आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखो, सेल का रिकॉर्ड रखो, पेमेंट्स का रिकॉर्ड रखो, परचेजेस का रिकॉर्ड रखो, खर्चों का रिकॉर्ड रखो। सिंगल एंट्री कर लो, कोई डबल एंट्रीज करने की जरूरत नहीं। ये दुकानदार बस पैसे आने का रिकॉर्ड रख रहे होते हैं, सेल क्रेडिट नहीं कर रहे होते, कोई इस तरह के मुश्किल अकाउंट नहीं बने होते, कैश आ रहा है तो सेल बढ़ रही है, इस तरह की एंट्रीज नहीं करते, बस डाली जाते हैं कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, इस तरह लिखते रहते हैं। और जो पैसे नहीं देते उनका एक कॉपी में नाम लिखते रहते हैं, इससे पैसे लेने हैं लेने हैं लेने हैं, कोई डबल एंट्रीज नहीं चल रही होती। कहते सिंगल एंट्री रिकॉर्ड रखो इन रिस्पेक्ट ऑफ डेली रिसीट, सेल, परचेज, डिफरेंट हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस। उनको सिंगल एंट्री रिकॉर्ड रखो, कोई डबल एंट्रीज करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। लेकिन परचेजेस और एक्सपेंसेस के वोचर संभाल के रखना, परचेजेस और एक्सपेंसेस के, क्योंकि आपने बॉटल्स जो है वो इकट्ठी खरीदी होंगी 300-400 पेप्सी वालों से, और आपने बिजली के बिल इकट्ठा पे किया होगा पूरे महीने का, उनके वाउचर संभाल के रखो। अच्छा, वाउचर क्या होता है? वाउचर उन चीजों का बिल नहीं होता, बेसिकली उन चीजों का जो बिल आता है उसको आप अपने पास एक सफे पे नोट करते हैं, उस सफे का नाम क्या होता है? वाउचर। तो वाउचर आप खुद बनाते हैं, उस चीज का बिल नहीं होता बेसिकली। जब वो आता है बिल किसी भी चीज का, तो उसको एक सफे पे नोट करते हैं, उस सफे का नाम होता है वाउचर। आजकल तो वो कंप्यूटराइज बना लेते हैं, बस फॉर्मेट बना होता है, उस पर फिगर डालनी होती है। जी जी जी, अच्छा। अब जब हमें ये याद हो गया तो अगला भी याद हो जाना चाहिए। इसमें कोई एडिशनल चीजें हैं वो मैं आपको पढ़ा देता हूं, बाकी ऑलमोस्ट वही है। ये ऐसे बिजनेसमैन के लिए जिसकी साल की सेल ज्यादा है, या होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर है, या कमीशन एजेंट है। अच्छा, इनकी सेल कितनी हो, इनकी बिजनेस इनकम कितनी हो? नहीं 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 नहीं, नो लिमिट, 0 रुपए से लेके जितनी मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए उसने 5 लाख की लिमिट नहीं लिखी, ये अलग कैटेगरी है। होलसेलर चाहे इस साल दुकान बंद करके बैठा रहे, फिर भी हल्का फुल्का अगर कोई बिजली के बिल दे रहा है उसके रिकॉर्ड संभाल के रखे। वो तो टैक्स पेयर्स विद बिजनेस इनकम एक्सीडिंग 5 लाख अलग बात है, एंड होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड कमीशन एजेंट अलग बात है। अच्छा, इसमें हम देखेंगे ये किन टैक्स पेयर्स की फिर बात हो रही है, ये भी एक डायग्राम देख के आपको समझाऊंगा। फिलहाल इन चीजों पे ज्यादा फोकस ना करें, इधर आ जाएं। सीरियल नंबर, डेटेड मेमोस, इनवॉइस, रसीद फॉर ईच ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, रसीद, ये हमने ऊपर से याद कर लिया है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं आई। कोई नई चीज़ आएगी तो मैं हाईलाइटर से हाईलाइट करवाऊंगा। सेलर का नाम, सेलर के बिजनेस का नाम, एड्रेस, NTN, CNIC तो रिवीजन हो रही है। डिस्क्रिप्शन, क्या बेचा, कितना बेचा, कितने का बेचा, गुड्स बेची या सर्विसेज दी, ये लाइन नहीं है। अच्छा, ICAP ने एक दफ़ा इस तरह का सवाल भी बनाया था कि ये 2 बिजनेसमैन हैं, बता दो इन्होंने क्या ज्यादा शो करना है। तो उसमें फिर डिफरेंट वाली बातें मांगी थी उसने, सिर्फ सारी बातें नहीं लिखने की आनी थी। तो जिसको डिफरेंसेस कहते हैं ना, खाली डिफरेंसेस में नई चीजें पूछी थी, तो ये वाला पॉइंट फिर लिख के आना था, पॉइंट C। अगर एक बंदा होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और कमीशन एजेंट है और उसकी एक सिंगल ट्रांजैक्शन, अच्छा अभी ना सेल की बात हो रही है सिर्फ,
सिंगल सेल ट्रांजैक्शन एक्सीड 10,000, द नेम एंड एड्रेस ऑफ बायर, बायर का नेम एंड एड्रेस भी पूछे हैं। आप अपना तो नेम एंड एड्रेस बिल पे लिख चुके हैं, लेकिन आप बायर का नेम एंड एड्रेस भी पूछें। तो आप अगर कभी होलसेलर डीलर के पास चीजें खरीदने जाएं और उससे कहें कि मुझे होलसेल पे चीजें खरीदनी है काफी ज्यादा, वो कहेगा भाईजान ये तो 12,000 का बिल बन जाना है आपका। तो आपको फिर दो काम करने पड़ेंगे, आपको अपना नाम भी बताना पड़ेगा और आप जहां रहते हैं वो जगह भी बतानी पड़ेगी, और वो बिल पे लिखेगा। अच्छा जी, तो दो काम होंगे। नंबर 1 आपका नाम कस्टमर का और कस्टमर का एड्रेस। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इधर पीछे नहीं था, आगे आ जाएं। लेकिन अगर 100 रुपए से कम की सेल हो रही है तो एक या एक से ज्यादा कैश मेमोस बना लें पर डे, उसमें कोई मसला नहीं, वो बात ऊपर वाली है। इधर उसने लिखा हुआ था डेली रिकॉर्ड ऑफ रसीद, सेल, पेमेंट, परचेज। इधर उसने लिखा हुआ है कैश बुक और डेली रिकॉर्ड ऑफ, तो इधर सिर्फ ये लफ्ज ऐड हुआ है। असल में कैश बुक्स जो है ना बाजार से तैयार फॉर्म में मिलती हैं, उसमें कैश के आने जाने के अलग कॉलम बने होते हैं। कहते हैं फिर आप वो खरीद लें क्योंकि आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा है। लेकिन कहते हैं अगर आप डेली रिकॉर्ड वैसे भी रख रहे हो और डेली रिकॉर्ड अपने पास ही किसी सफ़े पे रख रहे हो, मुझे फिर भी कोई मसला नहीं। लेकिन मेरा मशवरा है कि अगर आप कैश बुक खरीद लेना तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसमें चीज़ों के आने जाने के फॉर्मेट बने होते हैं, जैसे डेबिट क्रेडिट समझ लें, तो उसमें बस डाले जाएँ फिगर्स, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या आ रहा है क्या जा रहा है। कैश बुक और बैंक बुक खरीद लें आप, इसमें चीज़ों के आने जाने की डिटेल खुद ही बनी होती है फॉर्मेट्स की फॉर्म में, तो आपने सिर्फ फिगर्स डालनी होंगी उसमें। और डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट, सेल, पेमेंट, परचेज, सिंगल एंट्री फॉर डेली रिसीट, सेल एंड डिफरेंट हेड्स ऑफ करेंसी। बाकी 100% सेम है जो आपने ऊपर याद किया। इसके बाद ये तो एंटायरली न्यू आ गई चीज, जनरल लेजर बनाएं, यानी टी काउंट्स बनाएं। आपने कहा ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मेरा बड़ा बिजनेस है, लेकिन जनरल लेजर बनाना उसके लिए तो अकाउंटेंट रखना पड़ेगा और सारा, मेरा तो ऐसे ही गुजारा चल रहा है, मुझे काउंटिंग आती कोई नहीं। बस मेरे में अकल है, जो पैसा आ रहा है उसको मैं लिख रहा हूँ एक जगह पे, जो पैसा जा रहा है उसको मैं लिख रहा हूँ एक जगह पे, बस इतना काफ़ी है। कहते चलो ठीक है फिर रहने दो, फिर एनुअल समरी बना लो। बस साल के एंड पे ना समरी बना लिया करो कि मुझे कितने पैसे आए, कितनी मेरी सेल हुई। भाई सेल और पैसे आने में फ़र्क क्यों होता है? सेल 1 करोड़ पे आओ, पैसे 80 लाख आते हैं, बाकी 20 लाख अगले साल आएंगे। इसलिए बार बार कह रहे हैं पैसे आए उसका रिकॉर्ड अलग रखो, सेल है उसका रिकॉर्ड अलग रखो। ये तो जमीन आसमान का फर्क होता है पैसे आने और सेल के अंदर। डेटर अकाउंट में पैसे कुछ और आते हैं, सेल कुछ और होती है। कहते हैं इन दोनों का रिकॉर्ड रखो। आपने कहा इसके लिए टी अकाउंट बनाऊं? कहते हैं मर्जी है आपकी, टी अकाउंट बना लो या एनुअल समरी बना लो, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा टी अकाउंट बनाओ। आपके माना कि 5 लाख से ज्यादा है बिजनेस इनकम, लेकिन मैं कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा। ये तो टोटली नई लाइन हो गई। एंड वाउचर्स, ये तो पीछे से उठाई है इसने, वाउचर्स ऑफ परचेज एंड एक्सपेंसेस, लेकिन इसमें इसने एक लफ्ज एक्स्ट्रा डाल दिया है, क्या? एंड वेयर आ सिंगल ट्रांजैक्शन एक्सीड 10,000। माय डियर, उधर मैंने सेल की ट्रांजैक्शन लिख दिया था, अब ये सेल की ट्रांजैक्शन नहीं है, अब ये परचेज है। और अगर आपकी एक ही परचेज 10,000 से ऊपर निकल जाए तो फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ सेलर को आप पे कर रहे हो पैसे, अब सेलर का नाम जो है वो अपने पास वाउचर में लिखो, क्योंकि अब आप बिल नहीं बना रहे, अब आप बिल नहीं बना रहे। इसकी मिसाल समझने की कोशिश करें। अब मैं किसी के पास अगर चीज खरीदने जाऊं तो बिल पे तो चीजें निकला उसकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी करता है नहीं करता वो उसका मसला है। मैं जब घर या दुकान में वापस आ जाऊं तो अगर मैंने 10,000 से महंगी चीज खरीदी है
तो मैं एक वाउचर सा बनाऊं, एक सफा सा बनाऊं, खूबसूरत सा कार्ड बनाऊं जिसपे लिखूं मैंने 12,000 रुपए का इलेक्ट्रॉनिक शेवर खरीदा है और मैं फलां दुकानदार को पैसे पे करके आया हूं, उसका ये नाम है और ये पता है। तो अपने जो वोचर बना रहे हैं, वोचर मैंने बताया बिल नहीं होता, वोचर ये होता है कि आप जो चीज खरीद के आए हैं उसका अपने पास क्या मेंटेन कर लें, रिकॉर्ड मेंटेन कर लें। टैक्स इनवॉइस कौन बनाता है? टैक्स इनवॉइस दुकानदार। टैक्स इनवॉइस कौन बनाता है? दुकानदार। होंडा जिस वक्त टायर खरीदेगा तो जनरल टायर क्या बनाएगा? जनरल टायर क्या बनाएगा? जल्दी बताएं, जनरल टायर क्या बनाएगा? सेल इनवॉइस। लेकिन होंडा उसका आके अपने दफ्तर में क्या बनाएगा? वाउचर। नहीं, परचेज इनवॉइस तो वो नहीं बनाता, दोबारा बिल तो नहीं बनाता, वो तो बिल को सामने रख के क्या बनाएगा? वाउचर। अच्छा, अब ये देखें वाउचर क्या है। वाउचर अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन, परचेज नंबर 1 यानी आज के दिन की पहली परचेज। ये मैं जनरल टायर से जो बिल लेके आया हूं उसको सामने रख के मैं अपने लिए एक वाउचर बना रहा हूं। वाउचर सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर इनवॉइस नंबर यानी जो मुझे जनरल टायर ने बिल बना के दिया उसने उस पे नंबर क्या लगाया था? सप्लायर का इनवॉइस नंबर। पार्टीज अकाउंट नेम, मैं जनरल टायर से चीजें खरीद के लाया हूं, 1 मई को खरीद के लाया हूं या 2 मई को, जो भी तारीख लिखी हुई है। पर्टिकुलर्स, मैं उसमें परचेज क्या चीज की है, कितने की है, ये सारा। मटेरियल इज परचेज फ्रॉम बीएम सप्लायर्स, वाइट देयर बिल 18 डेटेड फला फला फला, ये सारा मैं करके आया हूं। ये मेरे पास, ये मेरी परचेज इनवॉइस नहीं है। परचेज इनवॉइस मेरी माय डियर वो होती है जो उसके लिए सेल इनवॉइस थी। वो जो बिल बना के देता है वो सेल इनवॉइस कहता है, मैं उसे परचेज इनवॉइस कहता हूं। लेकिन पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चल रहा है कि परचेजेस की जर्नल एंट्री परचेज इनवॉइस से ना करें। परचेजेस की जर्नल एंट्री से पहले अपने रिकॉर्ड के लिए एक वोचर क्रिएट करें। तो ये शायद अकाउंटिंग की क्लास में नॉर्मली पढ़ाया नहीं जाता, शायद ऑडिट की क्लास में पता नहीं पढ़ाया जाता हो, वो मुझे नहीं पता। तो ये एक वाउचर बनता है। वाउचर है परचेज को टी अकाउंट में डालने से पहले अपने लिए सारा रिकॉर्ड दोबारा लिख लेना, ताकि अगर जनरल टायर ने कोई सुस्ती भी की है कोई चीज लिखने में तो मेरे पास कम से कम डेट वगैरह सारी चीजें मौजूद हों। कल कल को मेरे से कोई आके पूछे तुम्हारी परचेज कब हुई थी, कितने की हुई थी, किससे हुई थी, कैसे पेमेंट की थी, वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास होना चाहिए कि डिस्काउंट कितना मिला था परचेज पे। ये मैं अपने लिए रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है, ये परचेज का बिल नहीं है। तो आमतौर पर इसका तस्वुर दुनिया में इसलिए आया था कि जनरल टायर जो बिल बना के देता था उसमें कुछ चीजें मिसिंग कर देता था या भूल जाता था, तो हम अपनी परचेज इनवॉइस पूरी बना लें फिर। सॉरी, परचेज इनवॉइस नहीं, अपना परचेज वाउचर। तो मैंने अगर कोई परचेज की है और वो मेरी परचेज 10,000 से ज्यादा है तो फिर मैं 2 रिकॉर्ड्स और रखूं अपने पास। वाउचर में नाम लिखूं बंदे का और एड्रेस। इस बंदे ने शायद एड्रेस नहीं लिखा हुआ, इसके लिए जरूरी है नहीं है, मैंने तो इंटरनेट से उठाया। नाम तो हमने लिखा हुआ है तो, लेकिन हमारा लॉ कह रहा है अगर ये 10,000 से महंगी परचेज है, जैसे ये परचेज 3,000 है तो इसमें नहीं जरूरत, मिसाल दे रहा हूं, इसमें नहीं जरूरत, लेकिन अगर ये परचेज कितने की होती, 10,000 की होती, तो मैं नई लाइन डालता, एड्रेस ऑफ पार्टी, उस पार्टी का एड्रेस भी लिखता मैं कि जनरल टायर में कहां से जाके मैंने चीज खरीदी है। नेक्स्ट, वे द टैक्स पे डील्स इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। दूसरे कौन से टैक्स पेयर होते हैं जो गुड्स नहीं बेच रहे होते? सर्विसेज वाले। तो फिलहाल किन की बात हो रही है? सिर्फ गुड्स वालों की। गुड्स वालों ने एक और चीज रखनी है, ये तो माय डियर बिल्कुल नई है, ये तो बिल्कुल नई है। क्या? क्वार्टरली इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक। क्वार्टरली इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक। कब स्टॉक गिने? हर साल बाद, हर 6 महीने बाद या हर 3 महीने बाद? हर 3 महीने बाद। शोइंग, उसमें क्या क्या लिखा हो, 3 कॉलम बने हो, क्या क्या चीजें पड़ी हैं, कितनी कितनी पड़ी हैं और कितने की खरीद के रखी हुई हैं। बस ये 3 बातें लिख लें
ताकि कोई आए और आपसे पूछे आपकी दुकान पे पूरा क्या पड़ा हुआ है तो आप उसको बता सकें। आप बताएं ये स्काई ब्लू हाइलाइटर क्या शो कर रहा है? 5 लाख से ऊपर जिसकी बिजनेस इनकम है उसने ये चीजें एक्स्ट्रा कीप करनी है अपने पास, रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट, उसने ये एक्स्ट्रा चीजें अपने पास कीप करनी है। तो मेरे तो ख्याल से फिर आप लोग घर में जाके ये नीचे वाला याद कीजिएगा, ऊपर वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ऐसा ही है। और अगला अब आप खुद ही बता दें मुझे, अगले में कोई एक्स्ट्रा चीज है तो इसमें थोड़ी सी चेंज आएगी चीजों में, क्योंकि अब हम ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, लीगल प्रैक्टिशनर्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स की तरफ चले गए हैं। अब अगर एक बंदा है जो इंजीनियर है, या एक बंदा है जो लॉयर है, या एक बंदा है जो अकाउंटेंट है या ऑडिटर है, वो क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करे? सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड पेशेंट स्लिप, इनवॉइस या रसीद। तो पेशेंट स्लिप नया लफ्ज है ना, पेशेंट स्लिप, उधर कौन सा लफ्ज था? कैश मेमोस। कैश मेमोस की जगह यहां क्या लफ्ज यूज हो गया? पेशेंट स्लिप। फॉर ईच ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और रिसीट कंटेनिंग द फॉलोइंग। डॉक्टर साहब का नाम, नेम ऑफ हिज बिजनेस, बिजनेस का नाम और प्रोफेशन, एड्रेस, एनटीएन और एनआईसी एंड सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एनी, अगर उसका कोई है। डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ मेडिसिन सप्लाइड, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, सही सेम ही चल रहा है ऑलमोस्ट। डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ मेडिसिन सप्लाइड और डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट, डिटेल्स ऑफ केस। डिटेल्स ऑफ केस तो इसके केस में होगा ना, लॉयर के केस में या और किसी और केस में। डिटेल ऑफ ट्रीटमेंट, डिटेल ऑफ केस और डिटेल ऑफ ट्रीटमेंट अकाउंटेंट तो नहीं करता होगा। अकाउंटेंट के पास आप मसला लेके जाएंगे, आओ जो मैं आपकी ट्रीटमेंट करता हूँ जरा, वो तो केस देखेगा आपका या सर्विसेज देगा आपको। कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। आप केस की डिटेल लिखते लिखते उसकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल बंदे की ना मांगने लग जाइएगा। बस कोई कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स होती हैं बंदे की, अब ये क्या वजह है क्या है, बस छोटे पर ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एंड अमाउंट चार्ज, और बिल कितना बना के दिया आपने। अच्छा, ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि इसका और इसका कंपैरिजन आपसे मांगेगा, क्योंकि इनके बिजनेस की नेचर ही डिफरेंट है, इसलिए अब मैं हाईलाइट ज़्यादा चीज़ें नहीं करवा रहा, हल्की फुल्की करवा देता हूँ जो आपको डिफरेंट नज़र आ रही है, लेकिन इनके डिफरेंसेस नहीं मांगेगा, क्योंकि ऑल टुगेदर ये बिजनेस ही हो रहे हैं, ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर कभी कभी मेडिसिन भेज देता है, वो अलग बात है, ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चीजें ऑलमोस्ट वही चल रही हैं। द नेम एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट एंड क्लाइंट इज मस्ट हियर। पीछे था 10,000 से अगर ज्यादा की सेल की है, इधर 10,000 वाली लिमिट नहीं है, इधर आपने हर सूरत में नेम एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट मांगना था। इधर तो वो मांग ही नहीं रहा था, पॉइंट सी डाला ही नहीं था उसने। तो लोग तुम्हारी बिजनेस की इनकम ही 5 लाख से कम है, तुम क्या लोगों के कस्टमर के नाम कौन पूछते हैं? आप दुकानों पे जाते हैं, आपका नाम कभी किसी ने पूछा? वेरी रेयर, बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम 5 लाख से ज्यादा है और आप एक बंदे को सेल 10,000 से ज्यादा कर रहे हो, फिर उसका नाम पूछ लो। लेकिन इधर आपके बिजनेस की नेचर ऐसी है कि आपने हर एक का नाम पूछना है, इसलिए अक्सर पेशेंट्स का नाम पूछा जाता है। जो क्लिनिक वाले नहीं पूछ रहे वो अपने लिए गड़बड़ क्रिएट कर रहे हैं। हमारा कसूर नहीं है कि आपके मोहल्ले में कोई छोटी क्लिनिक है वो आपका नाम नहीं पूछ रहा, ही शुड हैव आस्क्ड, उसको पूछना चाहिए। और अक्सर अपॉइंटमेंट लेते हुए पूछ ही लेते हैं, बाहर बंदा बैठा होता है वो हमेशा पूछते हैं, सर आप अपना नाम लिखवा दें, आपकी बारी लगवा देते हैं, बारी लगी रहती है। हाउएवर द कंडीशन ऑफ रिकॉर्डिंग एड्रेस ऑफ पेशेंट, नाम और पता पूछें, लेकिन पेशेंट का पता, पेशेंट स्लिप वाली क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जिन्होंने जगह जगह गलियों में जो है वो क्लिनिक्स खोली होती हैं। आप लोग उनका एड्रेस ना पूछें, लेकिन अगर कोई अस्पताल है वो फिर एड्रेस पूछेगा, जाहिर बात है। लेकिन कुछ जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ऐसे ही जगह जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं बैठ के, तो दांत दिखाओ, आंखें दिखाओ हमें, कान दिखाओ हमें,
तो अगर वो काम कर रहे हैं तो वो अगर एड्रेस नहीं भी पूछें तो कोई मसला नहीं। तो लेकिन अगर आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं तो वो फिर मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वो तो पूरा सेटअप है, वो फिर आपका एड्रेस भी पूछेंगे। तो पेशेंट से क्या क्या पूछा जाना चाहिए? नाम और पता। लेकिन अगर जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो सिर्फ नाम पूछ ले। नाम क्या बेटा? डेली अपॉइंटमेंट एंगेजमेंट डायरी, ये तो वो जो सेक्रेटरी होता है डॉक्टर का, वो तो उसने फोन आप करते हैं अपॉइंटमेंट जब लेते हैं तो वो लिखता ही है सब कुछ। डेली अपॉइंटमेंट एंगेजमेंट डायरी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स। क्लाइंट्स बाकी लोगों के होते हैं और डॉक्टर्स के पेशेंट्स होते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स। रशीद आज मैं राती ना 8 बजे बहना है तो 9 बजे तक याद करके ना इंज तीनों वॉइस नोट बना के भेजना है, तड़ा तड़ वॉइस नोट। कहना यार ये तो लगता है कि सर से भी आगे निकल गया, पता नहीं ये किताब से भी आगे की बातें कर रहा है। आज बस छड़ दे यार तू मैनू आज। एंड दिस क्लास विल नॉट अप्लाई टू, अच्छा वो तो हो गया था। ये तो कॉपी पेस्ट है, डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट्स, ये वाली चीज कॉपी पेस्ट है। ये भी फारग हो गया। अच्छा सारे होते हैं। मैन्युफैक्चरर्स, अभी तो सेल्स टैक्स कहाँ से आ गया, अभी तो इनकम टैक्स में वापस आ गया हम। वो मैं बता दूंगा। मैन्युफैक्चरर्स विद सेल एक्सीडिंग, बल्कि बताएं 25 लाख रुपया। इनमें आप जरा देख रहे हैं एक्स्ट्रा चीजें क्या हैं। सीरियल नंबर डेटेड कैश मेमोज इनवॉइसेस रसीद फॉर ईच। अच्छा माय डियर, ये ऐसा एटीट्यूड अच्छा नहीं है। मुझे तकरीबन ये 10-15 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, मैंने आपको ज़रा भी फील नहीं किया कि मैं कितना बोर हो रहा हूँ, कितना ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। मैंने आपको हल्का सा भी नहीं फील होने दिया। और आप लोगों के लिए हर पॉइंट में डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, आप फिर भी बोरियत का इजहार कर रहे हैं। इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग। मेरी बोरियत का लेवल देखें ना, जो अंदर ही अंदर मेरे मैं खाया जा रहा हूँ अंदर से, वो मैं आपको शो करा रहा हूँ। नहीं, अजीब लोग हैं। सीरियल नंबर एंड डेटेड कैश मेमोस, इनवॉइसेस, कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं। एंड रसीद for each transaction of sale or receipt containing the following: taxpayer name, name of his business address, national tax number, CNIC, and copy paste. Description, quantity and value of goods, copy paste, copy paste. अच्छा, यहां कैश बुक और बैंक बुक मस्ट है। यहां पे कैश बुक और बैंक बुक मस्ट है, यहां पे और वाली ऑप्शन नहीं है। अब होन अगे नहीं, तो इसका फिर मेरा मशवरा है कि ऐसे लिख ले कि और वाली बात आगे नहीं है। यहां पे आपके पास बाइंडिंग है कि क्या रखें, कैश बुक और बैंक बुक। सेल डे बुक एंड सेल्स लेजर, ये एक नई चीज आ गई। ये थी पीछे नहीं, वो तो जनरल लेजर, वो तो अलग था। सेल डे बुक डेटर कंट्रोल अकाउंट में टॉपिक में शायद आपने पढ़ी हो। परचेज डे बुक एंड परचेज, ये वेयर एप्लीकेबल का मतलब है जहां आपकी परचेजेस हो रही हैं, किसी महीने परचेज नहीं हुई तो बस फिर क्या करें। अच्छा, इधर जनरल लेजर बाइंडिंग है, एनुअल समरियां नहीं चलेंगी इधर। यहां पे बताएं किस चीज की इजाजत नहीं है, और एनुअल समरी की इजाजत नहीं है। ये तो कॉपी पेस्ट है। वो अच्छा, स्टॉक रजिस्टर where taxpayer deal in purchase and sale of goods, quarterly inventory of stock showing। इधर एक प्रॉपर रजिस्टर बनाना पड़ेगा। बिल्कुल एक नया लफ्ज आ गया। इधर क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉपर स्टॉक रजिस्टर ऑफ स्टॉक। इसमें रॉ मटेरियल अलग होगा, फिनिश गुड्स, सपोर्टेड बाय गेट इनवर्ड एंड गेट आउटवर्ड रिकॉर्ड्स। गेट इनवर्ड का क्या मतलब, जो चीजें आई, आउटवर्ड का मतलब जो चीजें गई। एंड क्वार्टरली इन्वेंट्री ऑफ, ये तो कॉपी पेस्ट है, क्वार्टरली इन्वेंट्री तो वहां भी लिखा हुआ था। इंक्लूडिंग वर्क इन प्रोग्रेस, शोइंग डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू। असल में ना तीनों चीजों का रिकॉर्ड आपने रखना होता है, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का और वर्क इन प्रोग्रेस का। जी बोलें, कौन सी वाली? नहीं, गेट इनवर्ड आउटवर्ड नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है। गेट इनवर्ड का मतलब है
होंडा एटलस कार के दफ्तर के अंदर जो है वो टायर आए, इंजन आए, गेट इनवर्ड, गेट से इन हुए, और गेट आउटवर्ड का मतलब है सराज से गाड़ी लेके चले गए। तो ये मतलब है गेट इनवर्ड और गेट आउटवर्ड, फैक्ट्री के गेट से जो इन हो रहे हैं और फैक्ट्री के गेट से जो आउट हो रहा है। चलो भाई रिलैक्स हो, जो टेके लगा लो। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अजीब सी चीजें खत्म हुई। बिजनेसमैन के बारे में ये ओवर हो गया। अच्छा, ये थोड़ी सी ट्रिकी चीजें हैं कि किस किस के लिए एप्लीकेबल है। तो ये इंशाल्लाह कल मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, मैं ये एक डायग्राम दिखाऊंगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा किस वक्त कौन सा पॉइंट लगाना है। तो ये भी मैं डायग्राम नहीं दिखा रहा, फिलहाल अंदर का कंटेंट आप याद करें। सैलरी वाले ने क्या संभाल के रखना है, जरा जल्दी बताएं, सैलरी वाले ने क्या संभाल के रखना है? सैलरी सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ एंड टैक्स डिडक्टेड। ये सैलरी सर्टिफिकेट कौन बना के देगा? फ्रॉम एम्प्लॉयर। आपका एम्प्लॉयर बना के दे देगा कि आपका साल का टैक्स कितना कटा। ये आप एक सर्टिफिकेट घर में बना के रख लें। ये किसने संभाल के रखना है? अब ये एक एक दो दो नंबर की चीजें बहुत ज्यादा पूछ रहा है। नंबर 2, इनकम ऑफ प्रॉपर्टी वाले ने क्या संभाल के रखना है? जबानी याद करें। रेंट एग्रीमेंट अगर हुआ है, अगर जबानी कलामी है तो फिर क्या करें? रेंट एग्रीमेंट, आगे बोलें। रेंट कैंसिल होने का एग्रीमेंट, किराए का एग्रीमेंट, सॉरी किराया आने का सबूत, एविडेंस ऑफ इनका सबूत, और डिडक्शंस तो सेक्शन 15A में बहुत ज्यादा थी, वो तो आपको याद है। प्रीमियम पेड टू इंश्योरेंस, लोकल टैक्स रेट, चार्जेस, ग्राउंड रेंट, बड़ा तेज है। उसने रिपेयर का बिल नहीं संभाल के रखने को कहा। हाँ, रिपेयर का बिल नहीं संभालना, क्योंकि रिपेयर की जगह क्या माइनस करने की जाता है? तो फिर बिल संभाले ना संभालें, उसको क्या करना कहते हैं, मुझे रिपेयर के बिल। बाकी इन सारी चीजें मेरे ख्याल से एक्चुअल माइनस होती थी, और ये भी लोअर ऑफ करके माइनस होता था, इसलिए इसका बिल भी संभाल के रखें। एक्चुअल फिगर तो पता होनी चाहिए, लेकिन एनी केस रिपेयर का बिल ना संभाल के रखें, वो उसने मना कर दिया। और इसके बस 4 बातें याद करें। किराए का एग्रीमेंट, किराया कैंसिल होने का एग्रीमेंट, पैसे आने की डिटेल और पैसे जाने का सबूत, एविडेंस ऑफ डिडक्शन। डिडक्शन क्लेम करने का क्या मतलब होता है? न्यूमेरिकल के फेस पे माइनस करते हैं ना, तो इसको क्या कहते हैं? डिडक्शन क्लेम करना। डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो उसका सबूत क्या होगा? उसका सबूत यही होगा ना कि आप उससे एक रसीद बना लेंगे उस वक्त, यार इतना किराया मैं तुम्हें दे रहा हूं, इतनी चीजें मैं तुम्हें दे रहा हूं, इतने पैसे तुम्हें दे रहा हूं। कैपिटल गेन वाले ने 3 बातें संभाल के रखनी है, इधर देखे बगैर याद कर लें। खरीदने का एविडेंस, उसके बाद खरीदते हुए जो एक्स्ट्रा खर्चे किए, कमीशन वगैरह, उसका एविडेंस, और तीसरी बात पैसे आने का एविडेंस। तो 3 एविडेंस याद रखें, कॉस्ट का एविडेंस, कमीशन वगैरह का एविडेंस, पैसे आने का एग्रीमेंट। ए और बी दोनों का सबूत, ए होता था ना कंसिडरेशन और बी होता था कॉस्ट का एविडेंस। अदर कॉस्ट किसी को याद हो क्या होती थी? कमीशन वगैरह, इसका एविडेंस। और डिविडेंड वाला क्या संभाल के रखे? अदर सोर्स का चैप्टर शुरू हो गया। डिविडेंड वाला क्या संभाल के रखे? डिविडेंड वारंट्स, कोई चीज होती है वो डिविडेंड कितना मिला, वो कोई सफा होता होगा। रॉयल्टी वाला, इंटरेस्ट इनकम वाला क्या संभाल के रखे? एविडेंस एंड डिटेल ऑफ डेट। डेट होते हैं ना, डिबेंचर होते हैं, कई दफा बॉन्ड्स होते हैं, उनका नाम पता होना चाहिए। एविडेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम, पहले तो आपके पास वो डेट यानी उधार का सबूत होना चाहिए, ये उधार है क्या। फिर एविडेंस ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का एविडेंस कि कितना इंटरेस्ट मिला, उस पर कितना टैक्स कटा। हमने कहा कैसे पता चलेगा, इसका एविडेंस क्या होता है? कहते हैं लाइक सर्टिफिकेट इन द फॉर्म बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। बैंक अकाउंट में आप निकाल के देख लो, बैंक अकाउंट से आमतौर पे चीजें पता चल जाती हैं कितना इंटरेस्ट मिला आपको। और इसके अलावा अगर कोई ज़कात आपकी कटी है, इंटरेस्ट, सवाल हमने किए थे, डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता था, उस पर ज़कात और टैक्स कटता था, तो वो उसका सारा का रिकॉर्ड संभाल के रखें। आपने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग सब लीज पे दे दी है, आपने लीज पे दे दी है बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, और आपने किसी किराएदार को कहा ये जगह छोड़ो, उसने जगह छोड़ी नहीं, आपने जबरदस्ती पैसे देके जगह छुड़वाई, जिसका नाम हमने मुश्किल सा पढ़ा था कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द। इनमें 2 रिकॉर्ड संभाल के रखें, जो आपको किराया आ रहा है उसका एग्रीमेंट, और जब किराए की डील कैंसिल हो रही है उसका एग्रीमेंट। अगर आपको पेंशन मिल रही है रिटायरमेंट के टाइम पे,
सॉरी पेंशन नहीं माजरत, प्रोविजन ऑफ यूज और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपने किसी को अपना घर इस्तेमाल करने, ज़मीन अपने खजाने उगल रही थी, एक बंदा पंखे पे जाके लग गया था, तो इसका एग्रीमेंट हुकूमत के साथ जो किया है वो संभाल के रखें। और अगर आप किसी से लोन लें, एडवांस लें, गिफ्ट लें, पॉइंट आपको याद हो गया होगा, डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर, वो 4 चीजें थी ना उस पॉइंट में लिखी हुई। अगर आप किसी से ये लें तो एविडेंस ऑफ मोड ऑफ रिसीट, कैसे पैसे आए उसका एविडेंस, बस ये क्रॉस चेक से आए हैं या बैंकिंग चैनल से आए हैं, कैसे आए हैं उसका एविडेंस अपने पास रखें। और अदर सोर्स वाले ने सारे खर्चों का रिकॉर्ड संभाल के रखना है। सेक्शन 40 में लफ्ज लिखा हुआ था हर किस्म का खर्चा माइनस करने की इजाजत है, तो हर खर्चे का रिकॉर्ड संभाल के रखे। सेक्शन 39 में आपको याद होगा ये सारी चीजें थी, सेक्शन 39 में सारा इनफ्लोज थे और सेक्शन 40 में आउटफ्लोज थे, तो इसका रिकॉर्ड आपने संभाल के रखना है। तो ये तो इंशाल्लाह 2-4 मिनट में आपका रिवाइज हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं। असल में आपने अब मेरे ख्याल से देखें इधर, ये वाला तो याद नहीं करना, क्योंकि आगे ये वाला याद करेंगे अलग से, ठीक है। अब जरा सुन लें, सिर्फ ये आधा सफ़ा हो गया, ये आधा सफ़ा याद करेंगे, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपने डिफरेंट चीज़ें ढूंढनी है, लेकिन इधर मैंने आपको डिफरेंट हाईलाइट करा दी हैं, तो तकरीबन वो आधा एक सफ़ा याद करें जिससे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। साल से आई आपको कह रहे हैं चीज़ें निकाल दें, वो नहीं निकाल रहा। अल्लाह हाफिज़।